सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। और सॉरी थोड़ा आज क्लास फिर से लेट हो गई ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस। तो पहले ये बताइए कि वॉइस प्रॉपर आ रही है कि नहीं। अब से क्लास नहीं लेट होगी, ठीक है, चिंता ना करिए। और अब क्लास जो है कल का आप लोगों का ब्रेक रहेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। थोड़ा सा कुछ अनअवॉइडेबल रीज़न्स हैं, है ना। कुछ पापा के पेंशन्स के काम की वजह से बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए क्लास आप लोगों की आज सुबह नहीं हो पाई थी। बिकॉज़ न जाने मतलब यहाँ से अटेस्ट करवा के लाना है, वहाँ से अटेस्ट करवाना है, सारी चीज़ें वो करवाने के बाद। तो आज तो आप लोगों की क्लास हो रही है, कल नहीं होगी। और क्या, बस लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर नंबर 6 और 7 के आप लोगों को नोट्स नहीं मिले हैं। तो नोट्स के रिगार्डिंग जैसे मैंने कल आपको बताया था कि सब्सक्रिप्शन मॉडल पे मैं प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि एक रेगुलरिटी डेवलप कर पाना, ठीक है, एक रेगुलरिटी डेवलप कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एक सेकंड रुकिएगा। चलो, तो एक रेगुलरिटी डेवलप करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है अगर वो थोड़ा सा, क्या डाउट है, वी अंडरस्टैंड सर, ओके 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 ओके। बफरिंग हो रही है क्या? गुड इवनिंग सिमी कुमार, अनूप सिंह, क्या बफरिंग हो रही है? और आज CHSL कल के लेक्चर में से ही 2 क्वेश्चन आ गए, वाह क्या बात है। हाँ, तो नोट्स पे आते हैं। तो नोट्स के लिए जो मैंने सब्सक्रिप्शन मॉडल सोचा तो वो मैंने एक्टिवेट करवा दिया है एप्लीकेशन पे। इससे होगा क्या कि अब जिससे मैं नोट्स एक तरह से बनाने के लिए बोलूँगा तो वो अब पेड बेसिस पे रहेगा, ठीक है। तो मैं उसको पे करूँगा और इसी वजह से यहाँ पे मैं, ताकि वो रेगुलर रहे, मैंने आपको कल ही बोला था। बिकॉज आप में से काफ़ी सारे वर्किंग लोग हैं या फिर वर्किंग को छोड़ भी दें तो नोट्स बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। और मैं आपको चाहता हूँ कि एक डिटेल और एकदम बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, बहुत ही ब्यूटीफुल आपको नोट्स मिले जिस तरह से भी मिल रहे थे, पर थोड़ा रेगुलरिटी का इशू हो जा रहा था। तो अभी वो पेड यानी सब्सक्रिप्शन आप वहाँ पर ले सकते हैं परमार अकेडमी ऐप पर, ठीक है। और ये सबके लिए कंपलसरी नहीं है, मैं आपको बता दूँ किसके लिए है, एक तरह से आपको बता दूँ वो भी, ठीक है। और कैसे आप इसमें मतलब सब्सक्रिप्शन क्या कैसे है वो सारी चीज़ें बता देता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। बाकी अगर किसी का कन्फ्यूजन फिर भी रहता है तो मैं वीडियो के लास्ट में एक नंबर दे दूँगा, तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। बाकी तो रहना नहीं चाहिए। तो सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करूँ तो किसको, पहले तो सब्सक्रिप्शन सबके लिए अनिवार्य नहीं है। अगर आप खुद के नोट्स बना रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स आपके बना रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं जो मैं नोट्स बनाता हूँ वही मेरे लिए काफ़ी अच्छे हैं, तो आपको सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके जो खुद के नोट्स बना रहे हैं, खुद से नोट्स बना रहे हैं, वो काफ़ी सही है और वो रिवाइज़ करने में आपको बहुत हेल्प करेंगे, तो उस केस में आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर आपने जो GK बैच है उसमें अगर आप एनरोल्ड हैं तो आपको अब उसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? बिकॉज अभी मैं बताता हूँ कि इसमें सब्सक्रिप्शन है 1 मंथ का भी, आई थिंक 3 मंथ का भी, एंड मैक्सिमम 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन। तो जो भी मैक्सिमम वाला है सब्सक्रिप्शन का 4 मंथ वाला, वो सभी GK बैच के स्टूडेंट्स को मिल जाएगा। तो उनको एनरोल करने की उसमें कुछ भी ज़रूरत नहीं है। वो एडिशनल आपका उसी में ही कोर्स के अंदर ही ऐड करवा दिया जाएगा, तो आपको फिर से पे नहीं करना है, मंथ वाइज बेसिस पे नहीं करना है, वो आपको उसी के अंदर मिलेगा, पहली चीज़, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो खुद से नोट्स बना रहे हैं उनको लगता है कि नहीं हम जो नोट्स बनाते हैं वो अच्छे हैं, और तो उनके लिए, ठीक है, उनके लिए नहीं है। बाकी वो लोग जो अपना एक तरह से टाइम सेव करना चाहते हैं काफ़ी ज़्यादा, अगर उनको टाइम लग जाता है नोट्स बनाने में, या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, या फिर उनको लगता है कि हम नोट्स अच्छे से सिंक्रोनाइज्ड मैनर में, सही मैनर में बना नहीं पाते हैं और नोट सही मैनर में होना चाहिए, तो उनके लिए ये सब्सक्रिप्शन है। और बाकी हाँ, एक चीज़, ये PPT वगैरह ये हमेशा फ्री रहेगा। अब ये सब्सक्रिप्शन मैंने स्टार्ट किया बिकॉज ये नोट्स मैं खुद बनाने नहीं बैठ रहा हूँ। और ये जो यहाँ पे जो क्लास होगी, जो भी मैं PPT वगैरह में लिखूँगा, ये सारा कुछ मैंने आपको पहले बोला था, ये लेक्चर हो गया, ये PPT हो गया, नेवर, ठीक है, जब तक ये चैनल है तब तक ये फ्री ही रहेगा, कभी पेड नहीं होगा जब तक ये चैनल है। ये बात आप मेरी नोट कर लीजिए अभी, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा, जिससे अगर आप कोई खुद से नोट्स बनाना चाहते हो तो बना सकता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे 1 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ इसीलिए रख दिया है ताकि जिस हिसाब से ज़रूरत है वो उस हिसाब से एनरोल कर ले। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे एक ईयर का 1 साल का, किसी को 1 साल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 महीने की ज़रूरत है, फॉर एग्जाम्पल इसको मेंस तक की ज़रूरत है, तो उस तरह से यहाँ पे मैंने मंथली बेसिस पे कह के करवा दिया है। बाकी आप परमार अकेडमी ऐप पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा, कोर्स सेक्शन में अगर आप जाएंगे वहाँ पे, ठीक है, कोर्सेज सेक्शन में चला जाएगा। एंड आई अगेन रिपीट, यहाँ पे आपको
PDFs वगैरह मिलेंगे। और जो GK बैच में एनरोल्ड है उनको एनरोल करने के इसमें या फिर सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, उसी में आपको एडिशनल उसी के अंदर आपका आ जाएगा, ठीक है। तक चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द 71st अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडेड कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली इन दी डैश शेड्यूल। भारतीय संविधान के 71वें संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को डैश अनुसूची में शामिल किया गया। इस क्लास के लिए सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ेगा सौम्यदीप दास, ये नोट्स अगर जिसको चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि मैं अब मतलब थोड़ा तो लॉजिकल सोचो, अब क्या लगता है कि मैं आपको नोट्स भी 2-3 घंटे बना के आईपैड में नोट्स ही बना के दूँ आपको? हाँ, अब ये भी क्या एक्सपेक्ट करते हो क्या ये भी अब काम मैं ही आपके लिए करूँ? एटलीस्ट नोट्स तो खुद से बना सकते हो ना। मैं बोल रहा हूँ अगर नोट्स खुद से नहीं बना सकते हो तो अगर डिजिटल फॉर्मेट में आईपैड में जो नोट्स अभी मिल रहे थे वो मैं नहीं दे रहा था, वो एक स्टूडेंट दे रहा था, फ्री बेसिस पे दे रहा था, इसलिए मैंने पेड नहीं किया उसको, ठीक है। अब वो नहीं दे पा रहा, आप में से काफ़ी लोग बोल रहे हैं नहीं सर हम उसके लिए पे करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें वो नोट्स रेगुलर बेसिस पे चाहिए बिकॉज हम वर्किंग है, तो आप वो करिए। मैंडेटरी थोड़ी ना है कि नहीं ये उसको ले नोट्स। अब मैं कोई चीज़ अगर एक्स्ट्रा चीज़ चल रही थी, ठीक है, तो अब वो नहीं है, उस पर मेरा क्या जोर है कि अगर वो स्टूडेंट नहीं दे रहा। मैंने आपके साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर किए थे कि बंदा बैंकिंग की प्रिपरेशन करने लगा, ठीक है, और जो फिर स्टूडेंट दे रहा तो उसमें बीच में कहीं ना कहीं 2-3 दिन का गैप आ जा रहा है, जैसे नेटो सीरीज सेकंड लेक्चर का नहीं मिला, ठीक है। मैं बार बार यहाँ पे उस चीज़ का वो क्लैरिफिकेशन नहीं दूंगा, ठीक है। मैं जानता हूँ मेरे अंदर से कितनी ऑनेस्टी और आप जानते हैं बस। द 71st अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडेड कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली लैंग्वेजेस इन द डैश शेड्यूल 8th, 6th, 5th या फिर 7th। बात करते हैं शेड्यूल्स की जल्दी से। तो शेड्यूल में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? शेड्यूल में हम लोगों ने पढ़ा है कि शेड्यूल को याद करने की एक ट्रिक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। इस तरह से हम लोगों ने सारे शेड्यूल्स को याद किया है। टी से क्या मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, पूरा और जो नोट्स बनाएंगे वो आपको पूरा इसमें लिखा मिलेगा। अब अगेन ये मत समझिए कि सर उसलिए नहीं लिख रहे हैं, बिकॉज आप खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। टीयर, ये टी से हो गया टीयर, टी से टीयर नहीं हो गया, टी से हो गया टेरिटरी, ठीक है। टी से हो गया टेरिटरी, किसकी टेरिटरी? जो हमारे स्टेट्स हैं और ये जो हमारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, यूटीज़ हैं, उनका एक तरह से नेम और टेरिटोरियल जो जुरिस्डिक्शन है वो इस आर्टिकल में दिया हुआ है, वो इस शेड्यूल में दिया हुआ है, फर्स्ट शेड्यूल में। सेकंड शेड्यूल में अगर बात करें तो ई से है आपका एमोल्यूमेंट्स, ई से है आपका एमोल्यूमेंट्स यानी भत्ता, ए से है आपका एफर्मेशन एंड ओथ, आर से है राज्यसभा यानी कि एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, एस से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज, ओ जो कि आपका 6th शेड्यूल है, ये बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अदर शेड्यूल्ड एरियाज, जिसमें कि हमारे 4 स्टेट आते हैं मेनली, असम आता है, त्रिपुरा आता है, ठीक है, ATM मेघालय हो गया आपका, और मिज़ोरम हो गया। बस आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन आएगा इस बेसिस पे ये पहचानने के लिए कौन सा स्टेट है कौन सा नहीं है 6th शेड्यूल में, पक्का मणिपुर जरूर मिलेगा और मणिपुर नहीं है, इस ATM में मनी नहीं है ना। F बात करता है फेडरल प्रोविजंस की। व्हाट आर फेडरल प्रोविजंस? फेडरल प्रोविजंस का मतलब है कि इसमें एक तरह से 3 लिस्ट दी हुई है, यूनियन लिस्ट, केंद्र संघ सूची, आपकी स्टेट लिस्ट राज्य सूची, और कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची। अब हर सूची में डिफरेंट टाइप्स के सब्जेक्ट्स हैं। किस टाइप के सब्जेक्ट हैं अभी आई थिंक एक क्वेश्चन आएगा आगे, उसमें देखेंगे, ठीक है। अब ये है 8th शेड्यूल और ये बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस की। किसकी? ऑफिशियल लैंग्वेजेस। अब इस पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि लैंग्वेज पे ही बेस्ड क्वेश्चन है, बट बिकॉज शेड्यूल भी मेंशन था इस वजह से मैं सारे शेड्यूल आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ओरिजिनली सिर्फ उसमें 8 ही शेड्यूल थे, जो बाकी के 4 शेड्यूल्स हैं उनको ऐड किया गया था फर्दर अमेंडमेंट से। तो जो हमारा 9th शेड्यूल है इसको ऐड किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट से, जो हुआ था 1951 में। फिर अगर हम बात करें ये आपका 10th शेड्यूल होगा 52nd अमेंडमेंट, ये होगा 11th शेड्यूल, ये होगा आपका 73rd अमेंडमेंट, और ये है आपका 12th शेड्यूल जो है 74th अमेंडमेंट। दोनों कब हुए थे आपके? 1993 में। एल से क्या है? एल से है लैंड प्रोविजंस, यानी कि लैंड संबंधी इसमें प्रोविजंस ऐड किए गए थे, जैसे कि ज़मींदारी वगैरह अबॉलिश कर दिया गया था। साथ ही साथ इसमें एक प्रोविज़न रखा गया था कि इस शेड्यूल में कोई भी चीज़ ऐड कर दी जाएगी दैट विल गो बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, यानी जुडिशरी उस पर रिव्यू नहीं कर सकती है, ये बोला गया था। ये फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू जो 9th शेड्यूल में जो चीज़ ऐड कर दी गई उस पर जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकती। लेकिन फर्दर जुडिशरी ने बोला KBC एंड केशवानंद भारती केस 1973 में कि जो जुडिशियल रिव्यू है, जिसको हमने कहाँ से लिया है? USA के कॉन्स्टिट्यूशन से, वो एक बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का और उसको आप कभी हाथ नहीं लगा सकते हैं।
ये किसकी बात करता है? डिफेक्शन प्रोविजंस की, जिसको हमने किस अमेंडमेंट से ऐड किया? 52nd। अब डिफेक्शन से हमें याद आता है जो हम लोगों ने पॉलिटी का लेक्चर किया है 11 AM पे, जो हम लोग की क्लास चलती है, जो कि आपकी कल दोनों क्लासेस ऑफ रहेंगी। तो कल हम लोगों ने ये देखा था कि डिफेक्शन के ग्राउंड पे अगर कोई डिस्क्वालीफाई होता है तो वो मिनिस्टर भी नहीं बन सकता। ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है ज़रा बताइए, इन विच आर्टिकल इट इज़ रिटन? तो याद करिए, आर्टिकल नंबर 75 1B। 1A में क्या लिखा हुआ है? 1A में लिखा हुआ है आपका, ये 91st अमेंडमेंट से जोड़ा गया था इस प्रोविजन को 1A को, कि 15% है मैक्सिमम साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, स्टेट में भी 15% है, लेकिन गलती से आई थिंक आपका जो नोट्स मिला था उसमें चेक करिएगा, मैंने आपको ये बताया था कि 15% का लिमिट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में भी है, लेकिन वहाँ पे मिनिमम भी है, और मिनिमम 12% नहीं है, 12 मिनिस्टर होने चाहिए, मिनिमम 12 मिनिस्टर, 12% नहीं, ध्यान रखना। मैक्सिमम 15% और मिनिमम 12, कहाँ पे? लेजिस्लेटिव असेंबली में। और लोकसभा के केस में 15% ऑफ लोकसभा, मिनिमम कुछ भी नहीं है अगर हम देखें सेंटर लेवल पे। और 1B को भी ऐड किया गया था 91st अमेंडमेंट से, और इसने वही चीज़ बोली जो भी मैंने आपको बताया कि अगर कोई डिफेक्शन के ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई होता है तो मिनिस्टर भी नहीं बन सकता है। 73rd पंचायत के बारे में बात करता है, इसमें टोटल 29 फंक्शनल आइटम्स हैं, और म्यूनिसपैलिटीज़ बात करता है, सॉरी 12 शेड्यूल बात करते हैं म्यूनिसपैलिटीज़, और इसमें 18 फंक्शनल आइटम्स हैं आपके। ठीक है, 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट। बाकी तो जब पंचायत उस पर क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे देखेंगे आपका रिलेट करता है 243 से लेकर 243O तक, और ये रिलेट करता है आपका म्यूनिसपैलिटीज़ 243P से लेकर 243ZG तक। जरा पार्ट बताइए कौन से पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जल्दी से, तब तक हम यहाँ पे डील करते हैं थोड़ा सा 8th शेड्यूल, यानी कि जिसमें हमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस दी हुई है। तो पहले 14 थी, अभी करंट में 22, यानी कि 8 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया। इनको ऐड करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 4 अमेंडमेंट हुए। एक तो 21st अमेंडमेंट हुआ, दूसरा हमारा 71st अमेंडमेंट हुआ, और तीसरा हुआ 92nd अमेंडमेंट, और चौथा हुआ आपका 96th अमेंडमेंट। 21st अमेंडमेंट से आप क्या ऐड किया गया? सिंधी लैंग्वेज। 71st अमेंडमेंट से आपका ऐड किया गया कोंकणी, ठीक है, मणिपुरी, नेपाली। ठीक है, ये 3 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया 71st अमेंडमेंट से। फिर अगर हम बात करें 92nd अमेंडमेंट जो 2003 में हुआ था, इससे जोड़ी गई बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, मैथिली और संथाली। और वहीं अगर बात करें 96th अमेंडमेंट से, तो ओडिया को जोड़ा गया, यानी जो सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ था शेड्यूल में 21st हुआ था, उससे भी एक लैंग्वेज जोड़ी गई सिंधी, और जो भी सबसे लेटेस्ट वाला अमेंडमेंट है जो 1996 में हुआ था, उससे ओडिया जोड़ी गई। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोलूँगा ये लास्ट है, ये सबसे लेटेस्ट है, क्योंकि लास्ट तो बोल ही नहीं सकते ना। अब हो सकता है हमारी तेजस्वी यादव जी की मांग मान ली जाए और भोजपुरी को भी जोड़ दिया जाए, लेकिन उनकी मांग अलग ही है। जब उनसे पूछा, वो कौन से थे हमारे, क्या नाम था उनका, मनीष कश्यप, जो इस समय जेल में बंद कर रखा है, आई थिंक तमिलनाडु की जेल में, तो उन्होंने पूछा कि इसको क्या भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में जोड़ना चाहिए? तो बोलते हैं 8वीं में क्या, पहली में जोड़ना चाहिए। तो हो सकता है क्योंकि भोजपुरी अभी नहीं है इसमें, ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आ चुका है एक बार कि इनमें से कौन सी 8th शेड्यूल में इंक्लूडेड नहीं है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? आंसर तो यहाँ पे काफ़ी आसान है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं जो कि बने हैं। यहाँ पे मैंने आपसे पूछा था पार्ट, तो पंचायत का पार्ट है आपका पार्ट नंबर 9, और म्यूनिसिपैलिटीज़ का पार्ट है पार्ट नंबर 9A, और पार्ट नंबर 9B रिलेट करता है, याद रखना, सहकारी समिति यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से। और कोऑपरेटिव सोसाइटी देखते ही आपको तुरंत याद आना चाहिए 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बुद्धा मेडिटेटेड फॉर डेज ऑन एंड अंडर अ पीपल ट्री एट डैश वेरी अटेंड एनलाइटेंड। बुद्ध ने, यानी गौतम बुद्ध जी ने, एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया, जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो कहाँ पे लोकेटेड था ये? सारनाथ, बोधगया, उज्जैन या फिर कुशीनगर। चलिए, तो सही आंसर क्या होगा? अब गौतम बुद्ध जी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि गौतम बुद्ध जी का सबसे पहले तो जन्म वगैरह कहाँ पे हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में। लुम्बिनी, नेपाल जो पड़ता है आपका कपिल वस्तु में। ठीक है, कपिल वस्तु भी, क्योंकि एक बार उसने जब क्वेश्चन पूछा तो कपिल वस्तु दिया था उसने। ठीक है, इनकी माता और पिता का नाम, इनकी मदर और फादर, वैसे मदर फादर सबके नहीं हमें याद करने होते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध और महावीर जी के हमें पता होना चाहिए। तो अगर गौतम बुद्ध जी की मदर का नाम बात करें तो महामाया, या फिर कहीं कहीं पे सिर्फ माया ही लिखा रहता है। फादर की बात करें सुद्धोधन। ठीक है, सुद्धोधन इनका नाम, मतलब इनके फादर का नाम था, और इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। अब ये करते क्या हैं? एट द एज ऑफ 29 ये क्या करते हैं? गृह त्याग करते हैं। ये क्या करते हैं? गृह त्याग करते हैं, फिर उसी को हम बोलते हैं ग्रेट रिनंसिएशन। ठीक है,
ग्रेट रिनंसिएशन, जिसको कि हम सिग्निफाई करते हैं हर इवेंट जो इनका मेजर इवेंट हुआ था लाइफ में, उसको हम किसी ना किसी चीज़ से सिग्निफाई करते हैं। 29 की एज में इन्होंने एक तरह से गृह त्याग किया। फिर 35 की एज में इन्होंने एक तरह से निर्वाण यानी कि एनलाइटनमेंट अटेन किया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एनलाइटनमेंट, जिसको कि बोला जाता है निर्वाण। ठीक है, इसको बोला जाता है निर्वाण। और इसको जब रिप्रेजेंट करने की बात आती है तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है व्हील से। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है व्हील से, सॉरी व्हील बोल रहा हूँ, बोधि ट्री से। व्हील से तो इन्होंने जो सरमन दिया था उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो बोधि ट्री के नीचे बैठ के ही इनको एनलाइटनमेंट यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और फिर अगर हम बात करें, एज इंपॉर्टेंट नहीं है अब इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने जो पहला सरमन दिया था, तो पहला इन्होंने फर्स्ट सरमन दिया था कहाँ पे, वो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सरमन, तो पहला उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ में, जो कि वाराणसी के पास पड़ता है। फर्स्ट सरमन दिया था। और इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं धम्म चक्र प्रवर्तन। जैसे इसको बोलते हैं निर्वाण, इसको हम बोलते हैं धम्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं व्हील से। इसको हम टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, क्या बोलते हैं, टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। फिर अगर हम बात करें इनका जो डेथ, या फिर डेथ तो नहीं बोलना चाहिए, उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है, इनको डेथ को बोला जाता है महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्तूपा से। ये कहाँ पे हुआ था महापरिनिर्वाण, ये महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। तो आपको इस तरह से याद रखना कि खुशी खुशी इन्होंने कुशीनगर में अपने प्राण त्याग दिए। तो ये हमारी बुद्धा जी के इवेंट से, मतलब इनकी लाइफ से रिलेटेड इवेंट्स थे। इनके हॉर्स का नाम क्या था, इनके हॉर्स का नाम था कंटक। जिस चैरियट में बैठ के गए थे उसका नाम था चन्ना। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं कि इनकी वाइफ का नाम और इनके बेटे का नाम ये भी पूछ लेता, और इनकी एक तरह से जो फॉस्टर सिस्टर थी, फॉस्टर मदर थी, इनकी जो मौसी है उनका नाम, क्यों मौसी का नाम पूछता है उसके पीछे भी ये रीज़न है। तो अगर हम इनकी वाइफ का बात करें तो यशोधरा। ठीक है, इनकी वाइफ का नाम, और इनके अगर बेटे का नाम बात करें तो इनके बेटे का नाम राहुल। ठीक, और यहाँ पे मैंने आपसे क्या पूछा कि जो इनकी जो फॉस्टर मदर है उनका नाम है महाप्रजापति गौतमी। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज पहली भिक्खुनी थी। भिक्खुनी मतलब पहली बुद्धिस्ट धर्म को अपनाने वाली फर्स्ट फीमेल थी हैं। ठीक है, फर्स्ट फीमेल टू अडॉप्ट बुद्धिज़्म। तो इन्होंने गौतम बुद्ध जी से ही पूरी सब शिक्षा दीक्षा एक तरह से ली थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे कि कहाँ पे इन्होंने वो मेडिटेट किया था, तो बोध गया में, बोधि ट्री के अंडर किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड। और क्या याद आना चाहिए आपका, गौतम बुद्ध जी से याद आना चाहिए कि गौतम बुद्ध जी ने क्या दिए थे। तो गौतम बुद्ध जी ने 4 नोबल ट्रुथ्स दिए। तो आपसे पूछ सकता है 4 नोबल ट्रुथ्स किससे रिलेटेड हैं। अभी 4 नोबल ट्रुथ्स हैं क्या, तो ये हैं आपके कि द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सॉरो, यानी कि जो संसार है वो दुखों से भरा हुआ है। एंड डिज़ायर दूसरा है, डिज़ायर इज़ द रूट कॉज ऑफ सॉरो, यानी कि जो इच्छाएं हैं वो एक्चुअली में रूट कॉज हैं जिसकी वजह से हमारे जो सॉरो यानी कि दुख हैं वो जनरेट होते हैं। सॉरो कैन बी कॉन्कर्ड बाई कॉन्करिंग द डिज़ायर्स। अगर आप डिज़ायर को कॉन्कर कर लें तो सॉरो को भी आप कॉन्कर कर सकते हैं। डिज़ायर कैन बी कॉन्कर्ड बाई फॉलोइंग द 8 फोल्ड पाथ। अगर आप 8 फोल्ड पाथ अपनाते हो तो इन डिज़ायर से भी आपको मुक्ति मिल सकती है और एक तरह से आपको दुख से मुक्ति मिल सकती है। 8 फोल्ड पाथ में कि सही बोलना, सही देखना, सही मेडिटेशन करना, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। बस 4 नोबल ट्रूथ और 8 फोल्ड पाथ किससे रिलेटेड है, आपके बुद्धिज़्म धर्म से। लेकिन अगर पूछ ले आपके त्रिरत्न ये किससे संबंधित हैं, तो बस अभी के लिए इतना याद रखो कि त्रिरत्न आपका जैन धर्म से संबंधित है। व्हाट आर त्रिरत्न? त्रिरत्न है KFC, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट। KFC त्रिरत्न रिलेटेड टू जैनिज्म धर्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग डांसर इज रिलेटेड टू ओडिसी डांस। निम्नलिखित में से कौन सा नर्तक ओडिसी या फिर ओडिसी नृत्य से संबंधित है। शोभना नारायण, बिरजू महाराज, सुजाता मोहपात्रा या फिर रुक्मणी देवी। तो पार्ट 1 वाले स्टूडेंट जानते हैं कि फ्रॉम द डे 1 मैं आपको बताता चला रहा हूँ कि आपको मोहपात्रा देखते ही ओडिसी मारना है, फिर ओडिसी देखते ही मोहपात्रा। अब वी आर मिसिंग, हैविली मिसिंग केलुचरण, लॉर्ड केलुचरण। ठीक है, ये केलुचरण मोहपात्रा जी है। तकरीबन जितने भी शिफ्ट्स हुई हैं उसमें से
एटलीस्ट 7 से 8 शिफ्ट में केलुचरण मोहपात्रा के बारे में पूछा गया है CGL, अभी जो Tier 1 समाप्त हुआ है, ठीक है। और हम लोगों ने कई बार किया था, यहाँ तक कि हमारे एक लेक्चर में इतनी बार आई है, ठीक है, कि कम से कम 3-4 बार आ गए। तो मोहपात्रा देखते ही आपको क्या मारना है, ODC। बट मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे ODC मोहपात्रा वाले ही होंगे, ठीक है। मतलब सारे ODC के जो एक्सपोनेंट होंगे उनके सरनेम मोहपात्रा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो एक है हमारी माधवी मुदगल, ठीक है, माधवी मुदगल, ये है आपकी ODC से। फिर अगर मैं बात करूँ, एक है आपकी संयुक्ता पाणिग्राही, ठीक है, संयुक्ता पाणिग्राही। फिर एक और याद करो, हिंट देता हूँ, वो भरतनाट्यम से भी रिलेटेड है, थोड़ा सा रिकॉल करिए। उनका नाम क्या है, सोजा। हम लोगों ने इस तरह से कुछ याद किया था ना, तो हमारी हैं ये सोनल मानसिंह, ठीक है, सोनल मानसिंह, ये ODC से आपको ये याद रखना है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं शोभना नारायण जी की। तो जो शोभना नारायण है ये आपकी कथक से संबंधित है, कथक से रिलेटेड है आपकी, और इन्होंने पंडित बिरजू महाराज से ही अपनी एक तरह से शिक्षा दीक्षा ली, और ये भी आपके कथक से ही संबंधित है। बट यहाँ पे थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनको पद्म विभूषण जो इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये कब मिला, तो इनको 1986 में मिला। भारत रत्न इनको नहीं मिला है, पद्म विभूषण मिला है 1986 में, ठीक। और रुक्मणी देवी, अब याद करिए भरतनाट्यम को, भरतनाट्यम में क्या याद किया था कि भरत ने अलार्म बजाई थी, अलार्म से अलार्मल वैली, फिर अपनी माता जी, ठीक है, के पद्म छुए, पद्म सुब्रमण्यम, और माता जी का नाम था रुक्मणी देवी अरुंडले। तो रुक्मणी देवी अरुंडले किससे रिलेटेड है आपकी, भरतनाट्यम से, भरतनाट्यम से। फिर पैर छूने के बाद वो किसने क्या किया था, अपनी सुंदरी से, जो उसकी दोस्त थी मीनाक्षी, तो मीनाक्षी सुंदरम पिल्लाई, उसको लिया और सारे भाइयों को लिया, मृणालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई। मृणालिनी साराभाई, आई थिंक मैंने गलती से ये कुछ इंटरचेंज करके आई थिंक बता दिया था, एक बार देख लेना। जो मृणालिनी, यहाँ पे मैं पूरा लिख देता हूँ क्लियरली, मृणालिनी जो साराभाई हैं, जो विक्रम साराभाई जी की वाइफ हैं, ये भरतनाट्यम से हैं, प्लस आपकी कथकली से हैं ये, ठीक है। वहीं इनकी जो बेटी है मल्लिका साराभाई, ये भी भरतनाट्यम से, प्लस ये हैं आपकी कुचिपुड़ी से, ठीक है। तो उसने पैर छुए, सारे भाइयों को लिया, और फिर वो कहाँ पे गया, वो गया बाल कृष्ण लीला देखने। तो बाल से बाल सरस्वती, कृष्णा से यामिनी कृष्ण मूर्ति, और लीला से लीला सैमसन, और फिर वो जाके सो गया, तो सो से सोनल मानसिंह। बहुत ही आसानी से हमें, और मैं रोज़ रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को बिकॉज ताकि आपके दिमाग में भी एकदम सेटल डाउन हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ, और याद करो हम लोगों ने कल याद किए थे मोहिनी अट्टम के, तो जल्दी से रिकॉल करें मोहिनी अट्टम में हमने क्या पढ़ा था। मोहिनी अट्टम में ये पढ़ा था कि तांडव और लास्ट स्टाइल, ये पढ़ा था। सोलो डांस होता है यूजुअली, हमने ये पढ़ा था। अच्छा, इसमें सॉन्ग होता है, उसका नाम बताइए। और इसके हमने एक्सपोनेंट पढ़े थे किस तरह से, कि मोहिनी को हमने क्या बोला कि गोपी के कान में जाके सुना, गोपी के कान में जाके सुना। तो उसने बोला क्या सुनाना है, तो आपने बोला जय राधा कृष्ण सुना दो जाके, क्योंकि जन्माष्टमी आने वाली है, ठीक है, जय राधा कृष्ण। तो गोपिका से गोपिका वर्मा, कान से कनक रेले, सुना से सुनंदा नायर, जय से जयप्रभा मेनन, राधा से राधा रेड्डी, और अगर बात करें कृष्ण से कृष्णा, ये क्या था, ये आपका कुछ बोल रहा हूँ, एक तो राधा दत्ता हो गया, जयप्रभा मनन हो गया, और कृष्ण से कुछ मैंने आपको याद करवाया था, मैं खुद बोल रहा हूँ यहाँ पे, जल्दी से बताओ क्या था। और एक चीज़ याद रखना कि मैंने आपको एक चीज़ बताया कि रेड्डी आपको नाम देखते ही क्या मारना है, रेड्डी, कुच्ची पुड्डी, बट ये यहाँ पे एक्सेप्शन हो जाएगा, ठीक है, कुचिपुडी। एक्सेप्शन तो नहीं बिकॉज ये दोनों से रिलेटेड हैं आपकी, कुचिपुडी से भी और मोहिनी अट्टम से भी, इसलिए थोड़ा सा ये एक्सेप्शन में आ जाएंगे। नहीं तो जिस तरह से आपको मोहपात्रा देखते ही या फिर मोहपात्रा देखते ही ओडिसी मारना है, उसी तरह रेड्डी देखते ही आपको कुचिपुडी मारना है। जैसे राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, ठीक है, जितनी भी रेड्डी है हमारी सब इसी से संबंधित है आपकी कुचिपुडी से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। ब्लड, बोन, लिगामेंट यानी कि रक्त, हड्डी या फिर बंधन। पल्लवी कृष्णन, ओके 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 ओके, पल्लवी कृष्णन, ये राधा दत्ता हैं, ठीक है, हाँ, नॉट रेड्डी, राधा दत्ता हैं, ठीक है, हाँ। और ये आपकी पल्लवी कृष्णन, पल्लवी कृष्णन, शी इज़ राधा दत्ता। तो गोपी के कान में सुना जय राधा कृष्णा, तो राधा से हो जाएंगी राधा दत्ता और पल्लवी कृष्णा से हो जाएगी पल्लवी कृष्णन। आई अगेन रिपीट कि जो राजा रेड्डी हैं और राधा रेड्डी हैं, वो राधा रेड्डी अलग है, राधा दत्ता अलग है। तो राजा रेड्डी और राधा रेड्डी दोनों लोग क्या आपके रेड्डी हैं, कुचिपुडी से संबंधित। कुचिपुडी कहाँ का क्लासिकल डांस है, ये आंध्र प्रदेश का। मोहिनी अट्टम
केरल का है और कथकली भी केरल का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक है। तो टिश्यू क्या होते हैं सबको भी पता है कि अब जो हमारे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं उनको हम टिश्यूज़ बोलते हैं, यानी कि जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उनका समूह को हम ऊतक बोलते हैं। जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि अगर ये हम एनिमल टिश्यू की बात कर रहे हैं, अभी तक हमने प्लांट टिश्यू नहीं पढ़ा है, अभी तक नहीं पढ़ा, हम पढ़ेंगे जब कोई क्वेश्चन आएगा तब। तो टिश्यू मैंने आपको फिर से रिपीट करवाता हूँ कि टिश्यू हमारे दो टाइप के होते हैं, मेनली हम क्लासिफिकेशन करते हैं, एक प्लांट यानी पादप के जो होते हैं और एक एनिमल टिश्यूज़ होते हैं। एनिमल टिश्यूज़ को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़, एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं, आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। और एपिथेलियल में भी अगर बात करें तो डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है, अभी देखेंगे कौन कौन से। और एक हमारे होते हैं मसल टिश्यू। अब याद करिए मसल टिश्यूज़ हम पढ़ चुके हैं कि नहीं, बिल्कुल पढ़ चुके हैं। याद करिए स्केलेटल मसल टिश्यूज, स्केलेटल, ठीक है। याद करिए कार्डियक मसल टिश्यूज़, याद करिए स्मूथ मसल टिश्यूज़। पढ़ा था मैंने आपको 3 ये टाइप के होते हैं मसल टिश्यूज़। क्या क्या पढ़ाया था मैंने आपको यहाँ पे कि अगर हम छोड़ दें कार्डियक और स्मूथ, ये दोनों किस तरह की होती हैं, इनवॉलेंट्री, बिकॉज ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, अपने आप चल रही हैं। स्मूथ के ये कहाँ पे स्मूथ मसल देखने को मिलेंगे, यूटरस में होंगे, आईज़ में देखने को मिलेंगी, जहाँ पे हमारा कंट्रोल नहीं है। स्केलेटल में जैसे फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आपको देखने को मिलेंगे। तो डाइजेशन में क्या हमारा कंट्रोल है, क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं, रुक जाओ डाइजेशन या फिर तेज़ी से हो जाओ ना, लेकिन स्केलेटल वाली जो हमारी वॉलेंट्री है। फिर हमने देखा था इनमें से कौन सी ब्रांच है, कौन सी नॉन ब्रांच है, कौन सी स्ट्रिएटेड है। तो अगर स्केलेटल की बात करें ये स्ट्रिएटेड है, ये भी कार्डियक भी आपकी स्ट्रिएटेड है, लेकिन जो स्मूथ वाली है ये नॉन स्ट्रिएटेड है, ठीक है, नॉन स्ट्रिएटेड है। एपिथेलियल टिश्यू की बात करें बहुत टाइप है, सिंपल, स्क्वैमस, ठीक है, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, स्ट्रैटिफाइड। तो अभी देख नहीं रहे बिकॉज उस पर क्वेश्चन बेस्ड नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन बेस्ड है कनेक्टिव वाले पे। तो थोड़ा कनेक्टिव टिश्यूज़ को देख लेते हैं। अब जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं यानी नाम में ये किसी चीज़ को कनेक्ट कर रहे होंगे, इनमें एक मैट्रिक्स देखने को मिलता है। व्हाट इज़ मैट्रिक्स? तो मैट्रिक्स एक ऐसे समझ लो कि गारा, सुना है तुमने गारा जो ईंटों के बीच में रखा जाता है, वैसा टाइप कुछ समझ लो। या फिर मैं आपको कैसे समझाऊँ, जैसे फॉर एग्जांपल खिचड़ी होती है, खिचड़ी नहीं, जो मान लेते हैं खीर होती है, तो खीर में जो मैट्रिक्स है वो दूध है। खीर में मैट्रिक्स दूध और जिसमें मेवा चावल वगैरह तुमने डाला है, कुछ साबूदाना वगैरह, तो वो उसके कंपोनेंट्स है। मैट्रिक्स उसमें दूध है, यानी कि मेन चीज़ क्या है जिसमें वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कंटेंट है। अब देखो समझोगे तुम कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल कनेक्टिव टिश्यूज़ की अगर मैं टाइप की बात करूं तो इसमें हमारा बोन भी आता है और इसमें हमारा ब्लड भी आता है। अब देखो बोन कितना टफ सॉलिड होता है, ब्लड तो लिक्विड होता है। तो ब्लड का जो मैट्रिक्स है वो पानी है, फिर बोल सकते हैं प्लाज्मा है, और प्लाज्मा आपको पता है मेनली पानी है कि नहीं। तो और उसमें जो वो ब्लड में डिफरेंट कंपोनेंट्स अगर हम बात करें तो ये हो गया दूध, और खीर में जो हमारा जो मेवा वगैरह पड़ा हुआ है वो हो गया आरबीसीज, जो डिफरेंट ब्लड के कंपोनेंट्स हैं जो इस प्लाज्मा में एकदम लहर मार टहल रहे हैं, एकदम आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स। ये क्या है, ये एक तरह से उस खीर के पार्ट है। तो मैट्रिक्स क्या है, ब्लड का प्लाज्मा है। उसी तरह अगर हम बोन के मैट्रिक्स की बात करें तो बहुत सॉलिड मैट्रिक्स होगा वो, ठीक है। तो ये बस आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे मैट्रिक्स होता है क्या, चलो वही बताता हूँ। तो यहाँ पे मैट्रिक्स होता है आपका कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, यहाँ पे आपका मैट्रिक्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं और कौन कौन से होते हैं। जैसे ब्लड के अलावा आपका लिम्फ होता है, ठीक है, लिम्फ। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी जो CAPF UPSC CAPF का पेपर हुआ कि ब्लड और लिम्फ में अंतर क्या होता है। तो लिम्फ में आपकी नो आरबीसीज होती हैं। तो ये क्या होता है, इसमें रेड कलर का नहीं होता, ब्लड रेड कलर का होता है। क्यों होता है, बिकॉज इसमें आरबीसीज हैं। आरबीसीज रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन में आयरन घुसा हुआ है जो जिसको हम हीम कंपाउंड बोलते हैं। तो उसकी वजह से इसका रेड कलर आता है, लेकिन लिम्फ में आरबीसीज नहीं, इसलिए उसका रेड कलर नहीं है, ये रीज़न है। और अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है, एक है हमारे कार्टिलेजेस। कार्टिलेजेस क्या होते हैं, कार्टिलेजेस तो मैं जानना है, अपनी नाक को छुओ, नाक को एकदम टिप ऑफ नोज़ को। ये क्या बोन जैसा हार्ड है, नहीं, स्किन इतना सॉफ्ट है, वो भी नहीं है, ये होता है कार्टिलेज। अपना ईयर को छुओ, ईयर को, कान को, कान तुम्हारा जो टीचर तो मोड़ देता था ना, लेकिन फिर से अपनी पोजीशन पे रिस्टोर हो जाता था, वो हो जाता था नहीं, लेकिन क्यों, क्योंकि वो बोन जितना हार्ड भी नहीं। अगर हार्ड होता तो तुम्हारा टीचर मोड़ ना पाता, लेकिन बहुत सॉफ्ट होता तो एकदम हिलग रहे होते आपके कान, ठीक है। तो वो वहाँ यहाँ पे होते हैं हमारे कार्टिलेजेस। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है ना वो ये बनता है, और एक चीज़ अच्छा बताइए कि एडिपोज टिश्यू का मेन फंक्शन क्या होता है, एडिपोज टिश्यू का। तब तक आपको ये बताता हूँ कि ये क्वेश्चन बनता है कि भाई मसल को बोन से कौन जोड़ता है और बोन टू बोन को कौन जोड़ता है, इस तरह का आपका क्वेश्चन बनता है। और यहाँ पे आते हैं हमारे लिगामेंट और टेंडन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिगामेंट और टेंडन। लिगामेंट को हिंदी में बोलते हैं स्नायु, और टेंडन को बोलते हैं क्या बोलते हैं, कैंडरा, ठीक है, कंडरा।
जब आपको ऐसे याद रखना है, MTV करके आप में से काफ़ी लोग देखते होंगे, ठीक है। जब सिर्फ आपके पास कोई फ़ोन नहीं हुआ करता था, याद करिए पुराने दिनों को, इतने भी आप पुराने नहीं हो गए हैं तो पुराने दिनों को याद करिए, जब आपके पास फ़ोन नहीं होता था, सिर्फ टीवी होता था एक सहारा अपने अंदर की, समझ रहे हैं। तो वो फिर MTV के माध्यम से आप करते थे, याद करिए। अलग अलग तरह के शो लेके आती थी हमारी मैडम एक, है ना, जिनका नाम S से स्टार्ट होता है, जरा बताइए। उनको सोच के मैं काफ़ी चीज़ों की याद आ रही, लेकिन वो मैं चीज़ें आपसे शेयर नहीं कर सकता यहाँ पे। तो बस इतना याद रखिए, MTV एक आपको चैनल था, तो MTB याद रखिए आप, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है ना आपको, इसलिए बता रहा हूँ। मसल को बोन से जोड़ने का काम करता है टेंडन, कंडरा बोलते हैं। बच गया दूसरा, यानी कि L से हो गया लिगामेंट, और लिगामेंट जोड़ेगा आपका बोन टू बोन को, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जो लिगामेंट है वो जोड़ेगा बोन टू बोन को, और अगर मैं बात करूं टेंडन को तो वो जोड़ेगा मसल टू बोन को, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, आंसर होगा कनेक्टिव टिश्यू कौन है, ब्लड भी है, बोन भी है, लिगामेंट भी है, ऑप्शन नंबर 1 2 3, मतलब थर्ड 1 2 3 तीनों होंगे इसमें। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। भारतीय संविधान के राजनीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं। सुपर इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगाएंगे बिकॉज पढ़ चुके हैं। तो DPSP से याद आना चाहिए पार्ट नंबर 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 36 से 51। इससे याद आना चाहिए कि दे सीक्स टू स्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। दे सिम्बलाइज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ऐसा हमारा अम्बेडकर जी ने बोला था, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और ये, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कंटेंट थे उससे रिजेंपल करते हैं, और एक वेलफेयर स्टेट बनाने की बात करते हैं ये। और अगर हम बात करें तो ये बहुत फंडामेंटल है इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री। और यहाँ पे आपको ये याद आना चाहिए कि क्या याद आना चाहिए आपको, बहुत सारे आर्टिकल्स थे जो हमने एक ट्रिक के साथ याद किए थे, और ये हमने लिए हैं आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या हमने लिया है, तो आयरलैंड को हमने किस तरह देखा था, RE और D निकाल लो, यानी कि रेड निकाल लो इससे, ठीक है। तो D से तो हो गया DPSP, E से हो गया इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और R से हो गया राज्यसभा, यानी कि जो मेंबर्स 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट इन दी राज्यसभा, वो यानी राज्यसभा। E से हो गया इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और D से हो गया आपका DPSP। और DPSP और फंडामेंटल राइट्स में अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो कौन प्रिवेल करेगा, FR या DPSP, ज़रा बताइए कमेंट में जल्दी से, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा था क्या, हाँ, एडिपोज टिश्यू जो है इसका मेन जो काम होता है वो फैट का स्टोरेज करना होता है। तो जो लोग बहुत मोटे होते हैं उनमें एडिपोज टिश्यू काफ़ी ज़्यादा होता है, बस ऐसे समझ लो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, क्या मैंने पूछा था DPSP के बारे में, कि अगर DPSP और फंडामेंटल राइट में लड़ाई हो जाए तो कौन प्रिवेल करेगा। याद करो, हमने पूरी लड़ाई देखी थी और लास्ट में देखा था कि मिनर्वा मिल केस हुआ था, ठीक है। मिनर्वा मिल केस में क्या बोला था हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इट इज़ फाउंड ऑन द बेड रॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन FR एंड DPSP, यानी कोई ऊपर नहीं है कोई नीचे नहीं है, दोनों हमारे बराबर हैं, FR और DPSP दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन जल्दी से करिए, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी इन सीवेज। निम्नलिखित में से कौन सी एक कार्बनिक अशुद्धता है, जल्दी से बताइए। आई थिंक कभी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सी सीवेज में कार्बनिक अशुद्धता है, फॉस्फेट, ह्यूमन फीसेस, नाइट्रेट्स या फिर मेटल्स। आंसर ऑप्शन नंबर 2 ह्यूमन फीसेस, ठीक है। इसमें डिस्कशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग दी राबी क्रॉप्स। राबी फसलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है आपके, Southern and southeastern states are important for the production of wheat and other rabi crops. These crops are harvested summer from April to June. Some of the important rabi crops are wheat, barley, peas, gram and mustard. Rabi crops are sown in winter from October to December. बताइए। वॉइस का क्या हो रहा है बीच बीच में, चलो। तो यहाँ पे राबी क्रॉप्स, तो हमारे 3 मेनली क्रॉपिंग सीजन होते हैं, जल्दी से हम लोग रिवाइज करते हैं। 3 मेन क्रॉपिंग सीजन है, राबी, खरीफ और जायद। सबसे पहले पढ़ते हैं खरीफ, जिसको मानसून क्रॉपिंग सीज़न के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो मानसून के टाइम पे होती है, जैसे कि जुलाई अगस्त के टाइम पे होगी,
ठीक है। और इसकी हार्वेस्टिंग बोल रहा हूँ, सोइंग, ठीक है, सोइंग। और इसकी हार्वेस्टिंग की अगर बात करें तो ये अक्टूबर के टाइम पे होती है, ठीक, सितंबर अक्टूबर के टाइम में। और जब इसकी कटाई यानी हार्वेस्टिंग हो जाएगी तो हम राबी को बोएंगे। और राबी को कब सोइंग होगी इसकी? अक्टूबर के टाइम पे। और इसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी आपकी अप्रैल से चालू हो जाती है, अप्रैल मई तक आपकी चलती है इसकी हार्वेस्टिंग। और जो शॉर्ट क्रॉपिंग सीज़न होता है मई और जून का, मई और जून का जो एक शॉर्ट क्रॉपिंग सीज़न होता है उसको हम ज़ैद के अंडर रखते हैं। तो अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। दीज क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन दी समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। बिल्कुल सही है ये आपका, नॉट करेक्ट पूछा है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट राबी क्रॉप्स आपकी वीट, बार्ले, पीज, ग्राम, मस्टर्ड, लिंसीड, ड्रेप सीड, ये सारे आपके आते हैं राबी में, ये भी आपका सही होगा। राबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर फ्रॉम, बिल्कुल ये विंटर क्रॉपिंग सीजन के तहत आते हैं आपके राबी। मानसून के तहत आते हैं आपके खरीफ, और विंटर के तहत आते हैं आपके राबी। तो आंसर क्या होगा? सदर्न एंड साउथ ईस्टर्न स्टेट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड अदर राबी क्रॉप्स। गलत है, गलत इसलिए है बिकॉज राबी की अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल वीट का यहाँ पे जो लिखा हुआ है, वीट के प्रोडक्शन के मामले में कौन स्टेट्स टॉप पे आता है? अगर हम देखें तो नॉर्दर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वेस्टर्न यूपी हो गया, ये सारे हमारे वीट में टॉप पे आते हैं। तो इस वजह से ये पहला वाला गलत हुआ, बिकॉज ये बात कर रहा है सदर्न और साउथ ईस्टर्न स्टेट्स की, जैसे कि केरल वगैरह में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और अगर हम बात करें साउथ ईस्टर्न में, तो यहाँ पे टेम्परेचर ऑलमोस्ट नॉर्मल रहता है। क्यों? ड्यू टू दी कोस्टल इन्फ्लुएंस। यहाँ पे कोस्ट का इन्फ्लुएंस इतना होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ठंडी नहीं मिल पाती है, क्योंकि राबी को चाहिए ठंडक चाहिए इसको। तभी ठंडियों के टाइम पे जब ठंडी अच्छी होती है तभी आपकी जो गेहूँ होती है, वीट होती है, उसमें बालियाँ अच्छी आती हैं। और ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है केरल वगैरह में। इस वजह से आपका पहला वाला स्टेटमेंट गलत होगा। खरीफ की अगर बात कर लें तो जल्दी से रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था खरीफ में, इसके यानी कि एग्जांपल्स। तो इसमें आपका पैडी आता है, धान आता है, इसमें आपका मेज़ आता है, इसमें आपका ग्राउंड नट यानी मूंगफली आती है, इसमें आपका कॉटन आता है। ज़ैद में अगर बात करें ककम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गया, और आपका जो फॉडर होता है वो आपके ज़ैद क्रॉपिंग सीजन में आता है, जो कि शॉर्ट क्रॉपिंग सीजन होता है मई जून में। तो जो आप खीरा, ककड़ी और तरबूज, खरबूज ये सब देखते हो वो ज़ैद क्रॉपिंग सीजन में ही आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? सवार वो होते थे जो मेन ऑन हॉर्सेज यानी जो घोड़ों में चलते थे, और हैवी गन यूज्ड बाय इन्फेंट्री सोल्जर्स उनको बोलते थे मस्कट। दोनों यहाँ पे सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर होगा, बोथ 1 and 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 9th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची से संबंधित है? तो 7th शेड्यूल से पूछ रहा। अभी हमने देखा था टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अब टीयर्स ऑफ, उसमें जो एफ है वो 7th शेड्यूल की बात करता है फेडरल प्रोविजंस की। वहाँ पे हमने देखा था यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, संघ और आपकी संघ सूची है, राज्य सूची है और संवर्ती सूची है। इस संवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट को हमने कहाँ से लिया, किस कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से, ये बताइए, और वहाँ से हमने और क्या क्या बोरो किया है। तो अगर यूनियन लिस्ट में बात करें तो हमारे वो सब्जेक्ट हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर से डील कर रहे हैं, जैसे डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशंस। ये जो मैटर्स हैं हमारे यूनियन लिस्ट में दिए हुए हैं। जैसे इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग, वो बैंकिंग के अंदर ही इंश्योरेंस आ जाएगा, ठीक है, मतलब इंश्योरेंस बैंकिंग के अंदर ही आ जाएगा। फिर स्टेट लिस्ट की अगर बात करें तो स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। इसमें आते हैं पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इरीगेशन हो गया, ये सारे हमारे आते हैं राज्य सूची में, ठीक है। इसी में आप हेल्थ को भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर अच्छा लिखा हुआ है इसमें, तो हेल्थ वगैरह सारी चीज़ें आपकी स्टेट लिस्ट में आती हैं। फिर कॉन्करेंट लिस्ट संवर्ती सूची वो सूची है जिसमें कि दोनों बना सकता है, यूनियन भी और स्टेट भी। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि अगर यूनियन और स्टेट दोनों ने बना दिया तो किसका प्रिवेल करेगा? यूनियन का प्रिवेल करेगा। एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, ये पहले पता है, एजुकेशन, फॉरेस्ट, और यहाँ पे एक और था वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है, वेट्स एंड मेजर्स, ये तीनों पहले स्टेट लिस्ट में हुआ करते थे। इन तीनों को फिर स्टेट लिस्ट से हटा के कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। ट्रेड हो गया, शादी हो गई, एडॉप्शन हो गया, सक्सेशन हो गया, या फिर मैं अगर बात करूँ न्यूज़पेपर हो गया, ठीक है, न्यूज़पेपर हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, ये सारे आपके आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में, संवर्ती सूची में। अब ये नहीं कि सिर्फ इतने ही आते हैं, 6 से 7 यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट आते हैं, स्टेट लिस्ट में 5-6 आते हैं, कॉन्करेंट नहीं, यूनियन लिस्ट में 100 से भी ज़्यादा सब्जेक्ट हैं। तो मतलब टोटल मिला के आपके 300 के तकरीबन पहुंच जाएंगे। तो आप ये सारे क्या बैठ के याद करेंगे? बिल्कुल नहीं, याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा बेसिक सेंस लेने की ज़रूरत है कि यूनियन लिस्ट में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आ सकते हैं जिनका लेना देना पूरे देश से है। एक यूनिफॉर्मिटी चाहिए उनके एप्लीकेशन में, और जो जिनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं चाहिए, जो छोटे छोटे मसले हैं, वो स्टेट लिस्ट को दे दिए गए हैं।
ठीक है। और जो बीच के, जैसे फॉर एग्जांपल शादी के झगड़ों को कोई नहीं उलझा सकता, तो बीच में रख दिया कि जब तुम्हारे हमारे पास आएंगे तो हम बोल देंगे स्टेट के पास जाओ, जब स्टेट तुम्हारे पास आए तो बोल देना हमारे पास आ जाओ। तो इस तरह से आप ऐसे इसको याद कर सकते हो। इसी तरह आपका एम्प्लॉयमेंट भी है, एम्प्लॉयमेंट भी कोई नहीं देना चाहते तो दोनों बीच में रख दिया उसको, एजुकेशन को भी बीच में रख दिया, ठीक है। फॉरेस्ट से किसी को लेना देना नहीं, इसलिए फॉरेस्ट को बीच में डाल दिया। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि इज़ रिलेटेड टू द कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें से कॉन्करेंट लिस्ट में कौन सा? अब मुझे बताइए टोल किस में होगा? कॉन्करेंट लिस्ट में बिल्कुल नहीं, इसमें आपका स्टेट इन्वॉल्व होता है। एग्रीकल्चर अभी देखा है, एग्रीकल्चर आपका स्टेट से इन्वॉल्व है, तो ये तीनों नहीं होंगे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, फैक्ट्रीज। जो फैक्ट्रीज है वो आपकी 7 शेड्यूल में कॉन्करेंट लिस्ट के तहत आती हैं। लेकिन अगर आपसे कभी पूछ ले कि क्या कभी स्टेट लिस्ट पे सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट का जो सब्जेक्ट है उस पर लॉ बना सकता है यूनियन, यानी कि जो पार्लियामेंट हमारी? आंसर इज़ येस। हमेशा नहीं बना सकती है, इन जनरल नहीं बना सकती है। कुछ एक्सेप्शनल 5 केसेस होते हैं जिसके तहत हमारी यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट के भी सब्जेक्ट्स में लॉ बना सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, राज्यसभा रेजोल्यूशन पास कर दे, या फिर किसी इंटरनेशनल ट्रीटी को इन्फोर्स करना है, या फिर नेशनल इमरजेंसी लग गई, या फिर प्रेसिडेंट रूल लग गया, या फिर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट ने आग्रह किया पार्लियामेंट से कि हमारे लिए लॉ बना दो। तो ये एक्सेप्शनल 5 केसेस है जिनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस सुन लो, अगर बाई चांस आ जाए तो आपको पता हो ये चीज़। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आइसोटोप विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अब देखिए, जो मैं आपको एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन देता हूँ उसकी कितना वैल्यू। अब यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ एकदम रैंडम ऑर्डर में, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ पढ़ाया है पीछे उस बेसिस पे ले रहा हूँ, कुछ नहीं, ठीक है। एकदम निष्पक्ष क्वेश्चन हैं ये सारे, ऑर्डर में हम लोग चल रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो मैंने आपको एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दिया था आइसोटोप पे, वो अब यहाँ पे आई थिंक काम आएगा। वाटर आइसोटोप, ये मुझे अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक मास होता है, यानी कि आपका समान परमाणु संख्या होती है लेकिन परमाणु भार उनका अलग होता है। इनके डिफरेंट यूजेस हैं। अभी उनके यूजेस जैसे कि अगर हम बात करें, कैंसर को ट्रीट करने में कोबाल्ट के एक आइसोटोप का यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं कोबाल्ट 60 नामक एक आइसोटोप है, ठीक है। उसी तरह अगर हमें ग्वाइटर को ट्रीट करना है तो किसका हम यूज़ करेंगे? हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में किस आइसोटोप का यूज़ करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कार्बन का कौन सा आइसोटोप रेडियो एक्टिव है, या फिर हमें रॉक की अगर एज निकालनी होती है तो हम उसका यूज़ करते हैं। तो अगर ग्वाइटर की बात करें तो आयोडीन की यूज़ करते हैं। आयोडीन का अगर आपसे पूछ ले, वैसे तो पूछता नहीं है, बस इतना ही पूछेगा आयोडीन, लेकिन आयोडीन का I131 आइसोटोप है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में अगर बात करें तो यूरेनियम का यूज़ करते हैं। तो यूरेनियम का U-292 इसका एटॉमिक नंबर है और 235 इसका एटॉमिक मास है। रॉक की एज की अगर बात करें तो C14 जो है कार्बन का आइसोटोप, वो यूज़ करते हैं हम लोग ना। वाटर आइसोबार, थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस क्या कर लेते हैं, ये भी बता चुका हूँ मैं आपको कि ये होते हैं आइसोटोप, यानी कि जो समस्थानिक जिनको हिंदी में बोलते हैं आइसोटोप को, तो उसका उल्टा होते हैं। एटॉमिक मास तो यहाँ पे सेम होगा, लेकिन एटॉमिक जो नंबर होगा वो डिफरेंट होता है। इसका एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो आप ये ले सकते हैं एग्जांपल ऑर्गन का, 18 ऑर्गन 14 होता है इसका। उसी तरह कैल्शियम का एटॉमिक नंबर तो 20 होता है, लेकिन एटॉमिक मास इसका सेम होता है। तो मास सेम है, नंबर डिफरेंट है, दैट इज़ वाई यहाँ पे क्या होगा, आपका आइसोबार कहलाएगा, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, जिनके न्यूट्रॉन सेम होते हैं उनको क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन्स सेम है। और उनको क्या बोलते हैं जिनका फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है? स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? तो न्यूट्रॉन सेम को हम बोलते हैं आइसोटोन्स। न्यूट्रॉन्स हम निकालते कैसे हैं? न्यूट्रॉन को निकालते हैं, एटॉमिक मास को एटॉमिक नंबर में घटा देते हैं। एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, उनको बोलते हैं आइसोमर्स, ठीक है, आइसोमर्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच कमीशन रिकमेंडेड दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ अ गवर्नर शुड बी इन अ नॉन पार्टीसन मैनर। किस आयोग ने सिफारिश की थी राज्यपाल की नियुक्ति गैर पक्षपातपूर्ण तरीके से होनी चाहिए? मंडल, फजल अली, सरकारिया या फिर राजमन्नार कमीशन? तो मंडल कमीशन से आपको याद आना चाहिए हमारा सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए बैकवर्ड क्लास कमीशन है। क्यों सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बोलते हैं? बिकॉज इस कमीशन का जो गठन किया गया था 1979 में किया गया था, ये देखने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन सी इंडिया में ओबीसी कास्ट हैं। और इसने फिर ओबीसीज़ के लिए पहली बार, जो इतने भी यहाँ पे ओबीसी स्टूडेंट हैं, मंडल जी को थैंक्स बोलिए, जो आपको रिजर्वेशन मिल रहा है वो इन्हीं की वजह से मिल रहा है। इन्होंने ही आपको मतलब ओबीसीज़ के आइडेंटिफाई किया था। मुझे पता है काफ़ी लोग बोलेंगे क्या मिलता है, कुछ भी तो नहीं मिलता, अब तो सेम मिलता है, बिल्कुल से ऑलमोस्ट जनरल कैटेगरी से एकदम अब सिमिलर लेवल पे ही आ गया। अगर हम बात करें ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को भी शुरुआत में खूब मिला था, जब ये
19 में आया था नया नया, ठीक है। तो उसमें खूब बहुत तगड़ा डिफरेंस था। अभी भी कहीं कहीं पे डिफरेंस है ज़्यादा, लेकिन वो धीरे 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 जो गैप है वो नैरो डाउन हो रहा है। खैर वो डिस्कस नहीं करते यहाँ पे। तो मंडल कमीशन ने बोला था कि भाई 27% रिजर्वेशन रखो ओबीसीज़ के लिए, और उसने आइडेंटिफाई करी थी काफ़ी सारी जो कास्ट हैं कि ये ओबीसीज़ में आएंगी। फजल अली की अगर कमीशन की अगर बात करें 1953 में बनी थी, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि क्या जो स्टेट का फॉर्मेशन है वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे होना चाहिए कि नहीं, यानी लिंग्विस्टिक बेसिस एक मतलब मेन इसका काम था कि ये देखना। फ़ज़ल अली कमीशन की अगर बात करें इसमें 3 लोग थे। फ़ज़ल अली इसके चेयरमैन थे, तो इन्हीं के नाम पे इनका कमीशन का नाम पड़ गया। एक थे आपके हृदयनाथ कुंजरू, HN कुंजरू, ठीक है, कुंदरू नहीं कुंजरू, और एक थे आपके KM पन्नीकर, ठीक है, KM पन्नीकर। ये 3 लोग थे आपके। और इसने आई अगेन रिपीट, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ इस कमीशन के रिकमेंडेशन के बारे में कि लिंग्विस्टिक या फिर लैंग्वेज एज अ बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेट इसने एक्सेप्ट किया था, जो कि धार कमीशन ऑफ 1948 और JVP कमेटी ऑफ 1948 ने एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन इसने रिजेक्ट कर दिया था एक चीज़ को, एंड दैट वाज वन लैंग्वेज वन स्टेट। भले लैंग्वेज को एज अ बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट माना था, बट वन लैंग्वेज वन स्टेट का बेसिस इसने रिजेक्ट कर दिया था। धार और JVP ने तो टोटली रिजेक्ट कर दिया था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को नहीं बनाना चाहिए। लेकिन फिर बनाना इसलिए पड़ा, फजल अली कमीशन का गठन फिर इसलिए करना पड़ा बिकॉज 1953 में हुआ क्या, पॉट्टी श्री रामलू जी जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे, उनकी डेथ हो गई अनशन में। और इसी वजह से फिर आनंद फानन में आंध्र प्रदेश को क्रिएट करना पड़ा एज अ फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट। इसलिए फिर उस कमीशन को गठन करना पड़ा उसके बाद में फ़ज़ल अली कमीशन का। क्लियर है। और धार कमीशन ने ये बोला था कि स्टेट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे बनाना चाहिए। फिर आते हैं सरकारिया कमीशन पे, जो इसका सही आंसर है। राजमन्नार कमीशन जो है ना, तमिलनाडु की जो DMK गवर्नमेंट थी उसने बनवाया था आपका राजमन्नार कमीशन। ये बना था आपका 1969 पे। और सरकारिया कमीशन की अगर बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कमीशन है ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस। अब सेंटर स्टेट रिलेशंस की अगर बात करें कि सेंटर और स्टेट के रिलेशंस की अगर बात करें तो गवर्नर वहाँ पे क्यों आगे आ जाता है? गवर्नर इसलिए आगे आ जाता है बिकॉज गवर्नमेंट काफ़ी की रोल प्ले करता है इन मेंटेनिंग या फिर इन मेंटेनिंग दी रिलेशंस बिटवीन दी सेंटर एंड स्टेट्स। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, एक सेकेंड। क्यों? गवर्नर अभी मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, राज्यपाल आर्टिकल नंबर 153 से चालू होता है, देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ ईच स्टेट। इसलिए बिकॉज वहाँ पे मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि ही बिहेव्स एज अ एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये चीज़ कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी नहीं हुई है, बट होता है ऐसा, एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बिहेव करता है। और ये बिहेव ना करे इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक गाइडलाइन में बोला था कि द ऑफिस ऑफ गवर्नर इज़ नॉट एन एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑफिस ऑफ गवर्नर इज़ नॉट अ एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। ये चीज़ बोली थी सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसलिए होता है बिकॉज जो गवर्नर की अपॉइंटमेंट करता है वो प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट किसकी रिकमेंडेशन पे काम करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो सेंटर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो गवर्नर स्टेट में जा रहा है, वो स्टेट का हेड है, और उसको अपॉइंट कौन कर रहा है? सेंटर कर रहा है। तो इसलिए गवर्नर काफ़ी की रोल प्ले करता है। और इसीलिए हमारे सरकारिया कमीशन ने ये चीज़ बोली थी कि जो राज्यपाल है उसको नॉन पार्टीशन मैनर पे अपॉइंट करना चाहिए, नॉन पार्टीशन होना चाहिए, ताकि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से अलाइंड ना हो। ये बात कही थी हमारे सरकारिया कमीशन ने। और एक हम कन्वेंशन भी फॉलो करते हैं कि भाई जिस स्टेट में कोई सी गवर्नर को अपॉइंट किया जा रहा है उसका वहाँ का वो निवासी नहीं होना चाहिए उस स्टेट का। ठीक है, ये कन्वेंशन है, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ लिखी हुई है थ्रू 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1956 कि एक जो गवर्नर है वो मल्टीपल स्टेट में सर्व कर सकता है। 7th अमेंडमेंट ने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। एक तो चीज़ है कि एक गवर्नर मल्टीपल गवर्नर एक स्टेट को सर्व कर सकता है। हमने फिर एक और चीज़ पढ़ी इसमें कि जो एक हाई कोर्ट है वो मल्टीपल स्टेट्स को या फिर यूटीज़ को सर्व कर सकता है। इसके हमने कई एग्जांपल्स भी देखे हैं पहले। और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने 7th पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को रिपील किया था। अब सेंटर स्टेट रिलेशंस को देखने के लिए काफ़ी हमारे कमीशन बने। एक तो मैंने अभी आपको बताया राजमन्नार सबसे पहले बना था, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने बनाया था इसको। कब? 1969 में, 1969 में। अच्छा, 1969 में कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था और 1969 में ऐसा क्या हुआ था?
बताइए 1969 पे कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था, जल्दी से। फिर इसके बाद हमारा एक सरकारीय कमीशन बना, और ये सरकारीय कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है व्हेन इट कम टू सेंटर स्टेट रिलेशन 1983 में। फिर आपका एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, एक्चुअल में राज मन्नार के बाद ही बना, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। जब आप में से काफ़ी लोग सिलेक्शन ले लेंगे एसएससी में और यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो ये एआरसीज़ रिपोर्ट आपको बहुत पढ़नी पड़ेंगे, एआरसी रिपोर्ट, ठीक है, जब आप मेंस का पेपर लिखने जाएंगे तो 1966 में बनी थी, और इसमें चेयरमैन थे मोरारजी देसाई, याद रखना, चेयरमैन इसमें थे मोरारजी देसाई। ये जो आप क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ना, ये वाला क्वेश्चन, ये एसएससी और यूपीएससी दोनों में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बना था 1966 में। फिर आपका एक और बना था 2006 में, ठीक है, 2006 में नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कमीशन बना था 2006 में, और इसमें टोटल 11 मेंबर थे, और इसके आपके जो हेड थे ही वॉज एम वेंकट चलैया, ठीक है, वेंकट चलैया या फिर चालिया, आप जो भी याद रखना चाहें, ठीक है, बिकॉज बोलने या फिर स्पेलिंग पूछे नहीं आपसे वो। और फिर 2007 में एक फाइनल कमीशन बना हमारा पुंछी कमीशन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 2007 में आपका बनता है पुंछी कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कमीशन है वो आपका सरकारीय कमीशन है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन यहाँ तो नहीं पूछा था, यहाँ पे आई थिंक कुछ मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था अभी। 1969 में कोई 5 ईयर प्लान नहीं चल रहा था, बिकॉज याद करिए 1966 में हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान खत्म हुआ, और फिर हमने 1966 से लेकर 1969 तक प्लान हॉलीडेज़ लिए, अगर हम देखें तो, ठीक है। हाँ, इसके बाद आपका मतलब या फिर इसी ईयर के एंड में आपका चालू हुआ था फोर्थ 5 ईयर प्लान, लेकिन अगर इस बीच में अगर हम बात करें तो कोई 5 ईयर प्लान नहीं था। इसके बाद तुरंत बाद हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान चालू होता है। आंसर आई होप आप समझ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। राजा परबा ऑल्सो नोन एज मिथुन संक्रांति इज अ डैश डे लॉन्ग फेस्टिवल ऑफ वुमेनहुड सेलिब्रेटेड इन ओडिशा। राजा परबा, जिसे मिथुन संक्रांति के नाम से जाना जाता है, भारत के ओडिशा में मनाया जाने वाला नारित्व का एक डैश दिवसीय त्यौहार है, यानी कि कितने दिन मनाया जाता है, 5, 6, 4 या फिर 3। तो अगर हम बात करें राजा परबा, तो पहले हम उड़ीसा की क्या है फोक फेस्टिवल है, तो हम उड़ीसा के मैं आपको फेस्टिवल बता देता हूँ, ठीक है। और मेरी कोशिश रहती है कि जो भी मैं आपको चीज़ बताऊँ वो ट्रिक से बताऊँ, ताकि मतलब जिस जहाँ पे नीडेड है। अब कई जगह अगर आप बोलते हैं ट्रिक के लिए तो कहीं जगह पे नीडेड नहीं होती, तो वहाँ पे नहीं बताता हूँ। और अगर किसी को ऐसा कुछ लगता है फॉर एग्जांपल कि सर हमारे पास इस चीज़ के लिए कोई ट्रिक है, तो आप ज़रूर शेयर करिए, बिकॉज मैं यहाँ पे पार्टिसिपेटरी एंगेजमेंट पार्टिसिपेशन चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं करवा रहा हूँ। अगर आपको भी, आप जैसे पढ़ रहे हो, आपको कुछ स्ट्राइक करती है कोई चीज़ कि यार ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये शेयर करनी चाहिए सबके साथ, तो आप शेयर ज़रूर करिए, मैं उसको ज़रूर इनकलकेट करूँगा, ठीक है। तो उड़ीसा के अगर फेस्टिवल की अगर बात करूँ तो यहाँ पे मैं एक लिख देता हूँ कौन कौन से फेस्टिवल और किस तरह से आप याद कर सकते हो, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अगर आपके पास बेटर है तो आप भी शेयर कर सकते हैं। जो मैंने आपके लिए बनाया वो दैट इज़ कि छौ मतलब बिहार के लोग जानते होंगे, 6 को छौ बोलते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ कानपुर में तो 6 ही बोलते हैं, लेकिन बिहार वगैरह में 6 बोलते हैं, 6 को 6 बोलते हैं। तो छौ खाई या 9 खाई, 6 खाई या 9 खाई, ये कौन बताएगा, ये कौन बताएगा, ठीक है। ये कौन बताएगा, ये बताएंगे हमारे कलिंग के राजा। कलिंग के राजा कैसे याद कर सकते हैं, कलिंग के राजा जो कि रथ पे बैठे हुए हैं। बस याद हो गया आपको सारे उड़ीसा के फेस्टिवल। 6 खाई या 9 खाई, तो 6 9 खाई। कोणार्क कौन बताएगा, कौन से कोणार्क बताएगा से बाल यात्रा। कलिंग के राजा, कलिंग फेस्टिवल, राजा से राजा पर्व या फिर पर्व, और रथ से रथ यात्रा। सारे याद हो गए आपको उड़ीसा के। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उड़ीसा में सिर्फ इतना ही फेस्टिवल होते तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन वाले हैं जो आपसे एसएससी पूछता है वो यहाँ पे हैं। हो सकता है आपको ये देखें जो एसएससी ने पूछा हो जो इसमें इंक्लूडेड ना हो, तो उसको हम अपनी ट्रिक में शामिल कर लेंगे कहीं बीच में, लेकिन ये मोस्ट रिपीटेड है, ठीक। अब यात्रा आपको कहीं पे दिख जाए ना, आप सीधे उड़ीसा मारिए, चाहे वो बाल यात्रा हो, चाहे आपकी रथ यात्रा हो, या फिर कोई भी यात्रा हो, ठीक है। आपको सीधे क्या मारना है, आपको उड़ीसा ही मारना है। अब जैसे यहाँ इसने सवाल ये पूछा है कि जो राज्य पर्व है वो किस स्टेट से, वो नहीं पूछ रहा आपसे, वो तो दे दिया उड़ीसा का। कितने दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो आंसर 3 होगा इसका।
एक्चुअल में कई जगह आप देखोगे इसका आंसर 4, लेकिन इसका आंसर 3 एसएससी ने माना है, और जो एसएससी ने माना है उस पर वो हमेशा स्टिक रहता है, और हमें भी उसी में स्टिक रहना चाहिए, भले वो 4 दिन का हो, लेकिन हमें 3 दिन का ही मानना है अगर हमें पेपर में सही आंसर करना है तो। अब यहाँ पे क्योंकि इसने ये नहीं पूछा कि स्टेट से है, थोड़ा सा स्पेसिफिक में घुस गया है, तो रथ यात्रा में स्पेसिफिक में जो घुस सकता है, बिकॉज जो ये किसके लिए करते हैं, लॉर्ड जगन्नाथ के लिए निकलती है ये आपकी रथ यात्रा, जो कि कृष्ण या फिर विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। और ये बोला जाता है कि जो उनकी गोकुल से लेके मथुरा तक की जर्नी थी उसको सिग्निफाई करने के लिए ये रथ यात्रा निकाली जाती है। 9 खाई की अगर बात करें तो भाई खाते क्या हो, जो एग्रीकल्चर में जो प्रोड्यूस किया जाता है उसको खाते हो, तो इस तरह से याद कर सकते हो कि एग्री फेस्ट है, ये एग्रीकल्चरल फेस्ट है। 6 की अगर बात करें तो मयूरभंज में पड़ता है, और मयूरभंज में ही ये ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 4। और ये याद रखना कि जो राजा परबा है ये विमेनहुड के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, तो विमेन से इसको रिलेट करना, ठीक है। तो 6 इसको किस तरह से, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक लिखेंगे जो नोट्स बना रहे हैं कि 6 खाई या 9 खाई, 6 और 9 खाई, ये कौन बताएगा, कलिंग के राजा जो रथ में बैठे हुए हैं वो बताएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 13th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इनर्शिया, जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। स्टेटमेंट आपका दिया गया, जड़ता किसी वस्तु की गति या आराम की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने की प्राकृतिक प्रवृत्ति, और दूसरा द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। बताइए, ये हम लोग कर चुके हैं न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन। हॉर्नबिल नागालैंड का, बिल्कुल अभी मैं नागालैंड के नहीं करवा रहा हूँ, और क्यों नहीं करवा रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ, बिकॉज नागालैंड के भी नहीं किए हैं। अगर कोई चीज़ मैंने करवा दी है तो ही मैं उसको रिवाइज करवाऊंगा, अभी नहीं करवाऊंगा, नहीं तो काफ़ी लोगों के ऊपर से निकलेगा वो, ठीक है। तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ये हम लोग कर चुके हैं न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि any body which is in a state of rest or motion will be in that particular state if an external until an external force is applied on it। अब होता क्या है, न्यूटन का पहला लॉ ये बोलता है कि अगर कोई भी चीज़ अपने जो करंट स्टेट है उसका, या स्टेट ऑफ रेस्ट हो सकता है, स्टेट ऑफ मोशन हो सकता है, उसको वो मेंटेन करना चाहता है उस स्टेटस को उसको रेजिस्ट करेगा किसी तरह के चेंज को। एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स मोशन अनलेस एक्टेड बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए 300 किलो का ये एक गोला है और ये 30 किलो का एक गोला है। अब किसमें किसको ज़्यादा भार लग रहा होगा, ये भाई साहब की ऐसी तैसी हो रही होगी, ये जो भाई साहब हैं इनकी, भाई ग्री वाइट कहाँ गया, इन भाई साहब की ऐसी तैसी हो रही होगी, ये भाई की उतनी ऐसी तैसी नहीं हो रही होगी, हो तो रही होगी लेकिन उतनी नहीं हो रही होगी जितनी 300 वाले की हो रही है। रीज़न क्या है, ये भी स्टेट ऑफ रेस्ट में था 300 किलो वाला गोला भी, और ये भी रेस्ट में था, लेकिन ये अपने जो स्टेट ऑफ करंट रेस्ट है उसको, या फिर अगर चल भी रहा है, मान लेते हैं अगर चल के आ रहा है किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, उसी वेलोसिटी से 30 किलो भी चल के आ रहा है, तो इनकी ऐसी तैसी हो जाएगी इसको रोकने में। क्यों, क्योंकि ये अपने जो करंट स्टेट है उसको बहुत ज़्यादा वो करेगा, क्योंकि इसके पास मास ज़्यादा है, इसका मास ज़्यादा है, तो इसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। तो इनर्शिया क्या होती है, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है किसी बॉडी की अपने करंट स्टेट को रेजिस्ट करने की, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के। इसीलिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम हम इसीलिए बोलते हैं किसको, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इसीलिए हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके दोनों स्टेटमेंट सही होंगे, बोथ 1 और 2। क्लियर हो गई ये चीज़। सेकेंड लॉ बोलता है कि फोर्स अगर आप किसी चीज़ में अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें कितना एक्सेलरेशन होगा, F = ma बोलता है। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन की अगर बात करें तो ये बोलता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। इसके एग्जांपल है जैसे कि अगर आप बुलेट फायर करते हो तो बुलेट पीछे की तरफ आती है, बिकॉज ये आगे की तरफ गई तो उसने जितना फोर्स से के साथ आगे गई उतना ही फोर्स उसने पीछे की तरफ लगाया, जिसको हम रिकॉयल बोलते हैं, रिकॉयल फोर्स। आप चल पाते हैं, क्यों चल पाते हैं, बिकॉज आप पीछे की तरफ फोर्स अप्लाई करते हैं तो आप आगे चल पाते हैं। और इसी तरफ से ये जो बॉय है फीट एक्सर्ट्स ऑन बोट, ठीक है, इसने बोट में वो किया, बोट पीछे गई और ये आगे की तरफ गया। इसके और भी बहुत एग्जांपल है, जैसे कि जो हमारा रॉकेट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, जो हमारा रॉकेट है वो भी न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे ही काम करता है। बट यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि रेखीय संवेग के कॉन्सेप्ट पे भी काम करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम से हमें क्या याद आना चाहिए, मोमेंटम से हमें याद आना चाहिए, इसको हम पी तरह से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। इसकी जो यूनिट होती है, अब यूनिट क्या होगी देख सकते हैं, इसकी यूनिट होती है SI यूनिट kg और इसकी होती है मीटर पर सेकंड, तो kg मीटर पर सेकंड। इससे हमें याद आना चाहिए काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है, p²/2m। तो बताइए अगर मोमेंटम को अगर डबल करेंगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी यानी कि जो हमारी गतिज ऊर्जा है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा,
क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको बताना है। तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो आपकी 4 टाइम्स हो जाएगी। अगर आप डबल करेंगे लीनियर मोमेंटम को या फिर वेलोसिटी को भी डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी किस में होती है, गतिज ऊर्जा, जो चीज़ मूव कर रही होती है उसमें होती है। पोटेंशियल एनर्जी किस में होती है, स्थितिज ऊर्जा, जो चीज़ एक तरह से किसी बॉडी की करंट स्टेट जो है उससे अगर कोई एनर्जी जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल एक डैम में वाटर स्टोर है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। अगर कोई स्ट्रेच्ड बो है, खिंचा हुआ तीर कमान है, उसमें आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो ये होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी के एग्जांपल। और जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बुलेट चल रही तो इसमें कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट, यहाँ पे पता नहीं कुछ मुझे आपको बताना था, पता नहीं क्यों याद नहीं आ रहा है, वो कुछ तो बताना था, अब याद ही नहीं आ रहा है। हाँ, ये बताना तो नहीं था, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और याद आ गई कि हम लोगों ने भी रिसेंट पढ़ा था कि जैसे फॉर एग्जांपल ये रोकेगा, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन काम करेगा। जैसे हम भी चल रहे हैं यहाँ पे, तो हम फ्रिक्शन की वजह से पॉसिबल हो पाता है हमारा चलना। ठीक है, तो बिल्कुल स्मूथ सरफेस पे कभी नहीं चल पाएंगे, फ्रिक्शन है तभी चल पा रहे हैं। तो ये फ्रिक्शन किस तरह का फोर्स होता है ये बताइए जल्दी से। हम लोगों ने पढ़ा था फ्रिक्शन किस तरह का फोर्स होता है, नॉन कॉन्टैक्ट होता है, कॉन्टैक्ट होता है, कैसा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी ध्यान से सुनना, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो फ्रिक्शन एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स होता है इसमें हमारा, ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बोल रहा है कि इसमें से वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का पार्ट कौन सा नहीं है, कोंकण, कोरोमंडल, कन्नड़ या फिर मालाबार। अब ये कोस्टल प्लेन होते क्या, तटीय मैदान होते क्या हैं। तो यहाँ पे हमारे वेस्टर्न घाट जो कि माउंटेन है, ईस्टर्न घाट जो कि माउंटेन है। माउंटेन कितने तरह के होते हैं, हमने देखा था फोल्ड माउंटेन होते हैं, ब्लॉक होते हैं और हमारे वॉल्केनिक होते हैं। तो ये किस तरह के माउंटेन है सर, ये तो हम लोगों ने कल देखा ही नहीं था, तो अभी देख लो, ये हमारे एक तरह के ब्लॉक माउंटेन है, याद रखना, ठीक है, जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है। हिमालय किस तरह के, फोल्ड माउंटेन है, उसमें भी फोल्ड किस तरह के हैं, यंग फोल्ड माउंटेन है, बिकॉज उनकी हाइट अभी भी इंक्रीज हो रही है। और अगर हम अरावली की बात करें, वो भी फोल्ड माउंटेन है, लेकिन ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, और वो रेजिडिव माउंटेन, अवशिष्ट पर्वत के नाम से जाने जाते हैं, बिकॉज उनकी हाइट अब डिक्रीज हो रही है, बिकॉज उसमें जो इरोजनल एजेंट्स हैं, इरोजनल एजेंट्स में आपके पानी, हवा, ये सब आते हैं, वो उसकी हाइट को कम कर रहे हैं। तो ये हमारे ब्लॉक माउंटेन्स हैं, क्या, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ये हमारे माउंटेन्स। और यहाँ पे हमारा पानी, पानी, समुद्र, इसके बीच का जो एरिया है, ये कोस्ट और जो हमारा ये घाट्स हैं, इनके बीच का जो एरिया है, इसको हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन या फिर तटीय मैदान। अब जो हमारे कोस्टल प्लेन्स है वो दो तरह के हैं, एक तो वेस्टर्न साइड में और एक ईस्टर्न साइड में। अंतर क्या है वो समझ लीजिए ज़रा, क्योंकि इस अंतर में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें छिपी हुई हैं, वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट, और ये वेस्टर्न कोस्ट। इतना आई होप आप समझिए कोस्ट क्या है, यानी ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं कोस्ट। ठीक है, सबसे पहली चीज़, जो वेस्टर्न कोस्ट है वो नैरो है, ये वाइड है। इसके पीछे का लॉजिक समझ लीजिए। मोस्टली हमारी जो इंडियन रिवर्स हैं सदर्न इंडिया में, वो कहाँ पे जाके बहती हैं। हम पूरे इंडियन रिवर सिस्टम को दो बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, हिमालयन और पेनिनसुलर। पेनिनसुलर को फिर फर्दर दो बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं कि वो ईस्ट की तरफ फ्लो रही है, फिर वेस्ट की तरफ फ्लो रही है। हमारी जो मेजर इंडियन रिवर्स हैं वो ईस्ट की तरफ फ्लो होती हैं। ले लीजिए महानदी को, गोदावरी को, कृष्णा को, कावेरी को, वैगई को, सब ईस्ट की तरफ फ्लो रही है। रीज़न क्या उसका, बिकॉज हमारा जो पेनिनसुलर प्लेटो है, प्रायद्वीपीय पठार, वो टिल्टेड है थोड़ा सा ईस्ट की तरफ, इसलिए नदियाँ वहाँ पे फ्लो होती हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, नर्मदा, तापी यहाँ पे फ्लो होती हैं आपकी, ठीक, क्योंकि मेजर रिवर्स हमारे यहाँ पे फ्लो होती है। और मेजर हमारी रिवर्स होती है ना, वो बहुत ज़्यादा सेडिमेंट लेके जाती हैं, अवशिष्ट कुछ लेके, मतलब जो भी धूल के कंकड़, मिट्टी, पत्थर, सब कुछ जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे आके डिपॉजिट कर देती हैं। तो इसकी वजह से ये जो कोस्टल प्लेन्स है ईस्टर्न साइड वाला, ये थोड़ा सा वाइड हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, ये नैरो, मतलब, और ये वेस्टर्न वाला नैरो होता है, ये नैरो होता है। और साथ ही साथ ये म्यूटिलेटेड होता है। म्यूटिलेटेड का मतलब, म्यूटिलेटेड होता है और इंडेंटेड कोस्ट लाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इंडेंटेड, हो सकता है स्पेलिंग मेरी गलत हो, बट शायद ये सही है ये, ठीक है। तो म्यूटिलेटेड और इंडेंटेड का मतलब क्या, म्यूटिलेटेड का मतलब है कटा फटा टाइप, यानी कि जब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन देखोगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखेंगे, इस तरह से, और काफ़ी क्लियर डिमार्केटेड बाउंड्री दिखेगी, जो कि आपको यहाँ पे नहीं दिखेगी, बिकॉज जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो काफ़ी हमारे स्मूथ टाइप होते हैं, इसलिए इंटेंडेड कोस्ट लाइन, क्लियरली डिमार्केटेड लाइन हमें नहीं देखने को मिलती है। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे आपको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में पोर्ट्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे, पोर्ट्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे, यहाँ पोर्ट्स कम देखने को मिलेंगे। क्लियर है, इसी म्यूटिलेटेड और इंटेंडेड कोस्ट लाइन की वजह से, बिकॉज यहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, बट आई थिंक अभी मैंने पढ़ाया नहीं है कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में, बट फिर भी लिखवा देता हूँ। कॉन्टिनेंटल जो शेल्फ है यहाँ पे वाइड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं पोर्ट।
लेकिन पोर्ट देखने से पहले डिफरेंट यहाँ पे नाम देखते हैं। जैसे हमारा ये जो गुजरात में जो कोस्टल प्लेन है इसको कच्छ बोलते हैं। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं गुजरात में काठियावाड़ बोलते हैं, काठियावाड़ कोस्ट। यहाँ पे महाराष्ट्र और गोवा तक आपका कोंकण कोस्ट कहलाता है। और ये जो केरल और कर्नाटक का है मालाबार। तो सर कन्नड़ कोस्ट, कन्नड़ इसी को बोल देते हैं जो छोटा सा कर्नाटक में है, इसी को हम कभी कभी कन्नड़ कोस्ट भी बोल देते हैं। और ये मालाबार कोस्ट को क्या है हमारा जो केरल में है। ये हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के डिफरेंट नाम। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इसकी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में अगर हम बात करें सबसे नीचे हमारा पड़ता है कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। सबसे नीचे हमारा पड़ता है तमिलनाडु में कोरोमंडल कोस्ट। फिर उसके ऊपर हमारा पड़ता है आंध्र कोस्ट को हम नॉर्दर्न सरकार के नाम से जानते हैं, नॉर्दर्न सरकार। ये आपका आंध्रा और ये उत्कल प्लेन, ठीक है। उत्कल उड़ीसा को बोलते हैं, उत्कल प्लेन्स, ठीक है। ये हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के डिफरेंट नाम। तो अभी मैंने आपको ये चीज़ बताई कि क्योंकि हमारा जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है काफ़ी इंटेंडेड कोस्ट लाइन और काफ़ी नैरो, इस वजह से पोर्ट काफ़ी आसानी से यहाँ पे डेवलप किए जा सकते हैं। कौन कौन से पोर्ट हैं तो अभी वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज अभी रिसेंट में एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया में कितने माइनर पोर्ट हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इंडिया में मेजर पोर्ट कितने ये आपको पता होना चाहिए और माइनर पोर्ट कितने वो पता होना चाहिए, और वो कहाँ कहाँ पे कौन कौन से वो हम देखेंगे। अब एग्जाम्पल थोड़े मैं बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो यहाँ बहुत सारे हमें देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे हल्दिया पोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे मुंबई पोर्ट आपको देखने को मिलेगा, मरमुगांव गोवा में देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कोच्चि पोर्ट देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी सारे पोर्ट हैं। और अगर हम ईस्टर्न साइड में बात करें तो ये तमिलनाडु में ही है 3 चेन्नई पोर्ट, टूटिकोरन और एन्नौर पोर्ट। बाकी उतने ज़्यादा हमें पोर्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलते। एक आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम जो कि डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट है, लेकिन ये पोर्ट पे हम अभी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। बस इतना देख लो, मेजर हमारे 13 हैं और माइनर हमारे 200 हैं, याद रखना माइनर पोर्ट। बाकी जब पोर्ट पे कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे चीज़ें देखेंगे। आंसर क्या होगा यहाँ पे, नॉट अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो कोंकण वेस्ट में है, कन्नड़ भी वेस्ट में, मालाबार भी वेस्ट में, कोरोमंडल कोस्ट आपका ईस्टर्न साइड में पड़ता है। कोरोमंडल कोस्ट में जो बारिश होती है, जो रेनफॉल होती है, वो किस मानसून की वजह से होती है जल्दी से बताइए, या फिर किस टाइप ऑफ, कौन सी टाइप ऑफ रेनफॉल आपको कोरोमंडल कोस्ट में देखने को मिलेगी, जल्दी से ये आपको बताना है। तो रेनफॉल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो रिट्रीटिंग मानसून होता है, या फिर उसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून के नाम से, तो वो यहाँ पे आपको देखने का मिलेगा कोरोमंडल कोस्ट में। अभी हमने कोईपन क्लासिफिकेशन नहीं किया, इस वजह से कोईपन क्लासिफिकेशन पे अभी मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ। जब क्वेश्चन हो जाएगा तब देखेंगे। हाउ मेनी कार्बन एटम डज बकमिंस्टर फुलरीन हैव। बकमिंस्टर फुलरीन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं, 40 होते हैं, 50 होते हैं, 60 होते हैं या फिर 70 होते हैं बकमिंस्टर फुलरीन। तो अगर हम बात करें जो कार्बन हमारा एलिमेंट है, ये काफ़ी वर्सेटाइल एलिमेंट है। वर्सेटाइल मतलब बहुमुखी प्रतिभा वाला एलिमेंट है। रीज़न इसका ये बिकॉज इसमें 6 एटॉमिक नंबर, और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,4 निकल के आएगा। किसी भी शेल में हम इलेक्ट्रॉन किस वजह से कैसे भरते हैं, 2n² जनरल फॉर्मूला होता है जहाँ पे n नंबर ऑफ शेल है वो, ठीक है। तो 2,4 होगा। अभी 4 हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन। अब कोई भी एलिमेंट जो है तो होता है वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। स्टेबिलिटी गेन कैसे होती है, जब उसके वैलेंस शेल में यानी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ठीक है। मतलब अगर वो दूसरी शेल में, अगर पहली शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसके लिए 2 चीज़ें पॉसिबल हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी के पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 ले लेगा तो 8 हो जाएंगे। 6 को लूज़ नहीं करेगा क्योंकि 6 लूज़ करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लग जाएगी, उसके लिए आसान है 2 ले लेगा। लेकिन अगर किसी के पास मान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,2 है तो ये 2 को लूज़ करना आसान समझेगा बजाय 6 को लेने को। तो 2 लूज़ कर देगा तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। या फिर फॉर एग्जांपल सोडियम ले लेते हैं। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2,8,1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 7 लेने से अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे, और उसी से हमारी वैलेंसी भी निकल के आती है। वैलेंसी क्या होती है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने गेन या लूज़ किए। जैसे ये हमारा सोडियम, इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई। कार्बन हमारा काफ़ी कन्फ्यूजन में रहता है, 4 ले लें या 4 दे दें। 4 लेने की क्षमता भी नहीं और 4 देने की भी क्षमता नहीं है, तो बेचारा काफ़ी कन्फ्यूजन में रहता है। इसलिए कार्बन पे पूरा अलग से चैप्टर हम पढ़ते हैं अपनी एनसीईआरटीज़ में, बाकी किसी एलिमेंट पे नहीं पढ़ते हैं। तो कार्बन हमारा डिफरेंट तरह के अपरूपों में पाया जाता है या फिर एलोट्रोप्स में पाया जाता है ये, ठीक है। डिफरेंट हमारे एलोट्रोप्स में देखने को मिलता है, इसके डिफरेंट रूप देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये हमें देखने को मिलता है डायमंड के फॉर्म में, जो कि हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन है। ये हमें देखने को मिलता है ग्रेफाइट, जो कि बहुत सॉफ्ट, इतना सॉफ्ट है कि स्लिपरी नेचर का है। और हमें ये C60 भी देखने को मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बकमिंस्टर फुलरीन। तो जो अब C60 को बोलते हैं बकमिंस्टर फुलरीन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसमें, बिकॉज 60 कार्बन के एटम्स होते हैं जो कि फुटबॉल शेप में अरेंज होते हैं। तो याद रखिएगा फुटबॉल शेप में होते हैं। डायमंड अभी मैंने बताया हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है। ग्रेफाइट बहुत स्लिपरी है, सॉफ्ट है। ऐसा क्यों, जबकि ये कार्बन आपका
कार्बन की अगर हम बात करें, अच्छा कार्बन से मुझे याद आया, चलो अभी इतना ही देखो आप कि जबकि ये दोनों किससे बने हुए हैं, कार्बन से बने हुए हैं, तो इन दोनों की जो, याद रखना, इन दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो सेम होंगी, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम होंगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। जैसे कि डायमंड बहुत हार्ड है और ग्रेफाइट बहुत सॉफ्ट है। रीज़न इसका ये है बिकॉज यहाँ पे एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है, और यहाँ पे एक कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है, बिकॉज यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी आ जाता है। तो ये जो बॉन्डिंग है बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन एटम, इसकी वजह से चेंज आता है। एंड द बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम्स इज नोन एज कैटिनेशन। याद रखिएगा, कैटिनेशन क्या है, बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। और किस तरह की बॉन्डिंग होती है कोई बता सकता है? बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, उसको हम बोलते हैं जहाँ पे लॉन्ग चेन्स बनती है। जैसे कि हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ब्यूटेन लिखा, ठीक है, तो व्हाट इज़ ब्यूटेन, तो चलो अभी फॉर्मूला लिखना भी थोड़ा सा अभी समझ लें क्या, चलो बता ही देता हूँ, अगर बात आई है तो छिपाना क्या ही आपसे अब। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है। एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। ये होता है आपका ईन का, और ये होता है आपका एल्काइन का, ठीक है। तो अगर हम ब्यूटेन बोल रहे हैं तो ब्यूट मतलब ब्यूट होता है, प्रीफिक्स यूज़ करते हैं 4 कार्बन के लिए, तो यहाँ पे C4, और जब n की जगह 4 रखेंगे तो यहाँ पे H10 आ जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा तो वहाँ देखेंगे कार्बन कार्बन आपको बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। और इन्हीं से आपके बनते हैं हाइड्रोकार्बन्स। और यहाँ पे जो आपकी बॉन्डिंग देखने को मिलती है, बॉन्डिंग होती है यहाँ पे कोवेलेंट। बॉन्डिंग किस तरह की होती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। 2 तरह के आपके बॉन्ड बनते हैं, एक तो होता है आयोनिक बॉन्ड और दूसरा होता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोल देते हैं, और इन बॉन्ड के थ्रू जो हमारे कंपाउंड फॉर्म होते हैं उनको हम आयोनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जिस भी कंपाउंड में बॉन्डिंग होती है उनका जो MP मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है बहुत हाई होता है, ये चीज़ याद रखना। और ये जो बॉन्ड है ये ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। किसकी वजह से बनता है? ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। वहीं अगर हम बात करें कोवेलेंट जो बॉन्ड होता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है। ये जनरल फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। बाकी जब कोई इस तरह का क्वेश्चन आएगा जनरल फॉर्मूले पे बेस कि भाई, क्योंकि मैं पूरा आपको IUPAC सब नहीं समझा रहा हूँ कि मैथ यूज़ करते हैं एक कार्बन आइटम के लिए, ठीक है। चलो लिख देता हूँ थोड़ा सा भी यहाँ पे कि मैथ यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स यूज़ करते हैं एक कार्बन आइटम के लिए, एथ को यूज़ करते हैं 2 कार्बन आइटम के लिए, प्रॉप को यूज़ करते हैं 3 कार्बन आइटम के लिए, ब्यूट को यूज़ करते हैं 4 कार्बन आइटम के लिए, पेंट का यूज़ करते हैं 5, हेक्सा का यूज़ करते हैं 6 के लिए, हेप्टा का यूज़ करते हैं 7 के लिए, ऑक्टा होता है आपका 8, नौना के लिए यूज़ करते हैं, यानी 9 के लिए नौना यूज़ करते हैं, और डेका के लिए 10 यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपके सफिक्सेस भी होते हैं, जैसे ऑल अल्कोहल के लिए यूज़ करते हैं, ओल का भी यूज़ करते हैं, ओन का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ओइक एसिड का भी यूज़ करते हैं। वो सफिक्स पे कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे देखेंगे। आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर C। बस एक चीज़ आपको और बतानी है कि डायमंड स्पार्कल क्यों करता है, ये चमकता क्यों है, तो याद रखना ये TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से स्पार्कल करता है, चमकता है, जिसकी वजह से आपका मिराज भी होता है। और यही कॉन्सेप्ट आपके ऑप्टिकल फाइबर में भी काम करता है। फिर हमें याद आना चाहिए बबल में क्या होता है। बबल में आपके 2 रिफ्रैक्शंस होते हैं और एक TIR होता है। ये 2 रिफ्रैक्शन हो रहा है और यहाँ पे एक हो रहा है आपका रिफ्लेक्शन। आगे बढ़ते हैं। डैश डिजीज़ लास्ट फॉर ओनली शॉर्टर पीरियड्स ऑफ टाइम। डैश बीमारियाँ बहुत कम समय तक रहती हैं। हेरिडिटरी, क्रॉनिक, एक्यूट या फिर जेनेटिक। अनुवांशिता, दीर्घकालिक, तीव्र या फिर अनुवांशिक। कौन सी इसमें है जो बहुत कम टाइम के लिए रहती है, बताइए। मैथ एथ प्रो बिल्कुल सही है। अंजलि सिंगल। और यहाँ पे देखो मुझे बतानी तो आपको और भी चीज़ें हैं, मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ। अगर किसी को पता है तो रिवाइज़ कर लो, नहीं तो अभी हम लोगों ने चीज़ें देखी नहीं। कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं हमारे एल्केन, ठीक है, और अनसैचुरेटेड होते हैं इन और आइन। सैचुरेटेड बर्न करते हैं विद अ क्लियर ब्लू फ्लेम, और जो हमारे अनसैचुरेटेड होते हैं दैट बर्न विद सूटी येलो कलर फ्लेम, ठीक है। चलिए, तो हमारी जो डिजीज़ेज़ होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइम, उनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट होती हैं जो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जुकाम हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, ठीक है। कुछ आपको फीवर आ गया ऐसे ही, वो हमारा शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। लेकिन जो काफ़ी लंबे समय तक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें डायबिटीज़, ये काफ़ी लंबे समय तक चलती है, तो इसको क्रॉनिक डिजीज़ बोलेंगे हम लोग।
ठीक है, जो भी हमारी डिजीज़ बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबे से मतलब फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हैं 1 महीने से ज़्यादा, फिर सालों साल जो चलती रहती है हमारी बीमारी, उनको बोलते हैं क्रॉनिक। जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ इसका एक एग्जांपल हो गया क्रॉनिक डिजीज़ का। तो यहाँ पे शॉर्टर पीरियड के लिए पूछा है, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 होगा एक्यूट, जिसमें कि आपकी खांसी जुकाम वगैरह चीज़ें होती हैं वो एक्यूट में आएंगी। लेकिन अगर खांसी क्रॉनिक हो गई दैट मीन कि फिर आपको HIV वगैरह कुछ इस तरह के या फिर TB वगैरह आपको, ठीक है, TB वगैरह तब आपको खांसी हो रही है एंड दैट फिर उसको हम क्रॉनिक में रख सकते हैं। नाउ जो हेरिडिटरी होती हैं और जो जेनेटिक होती हैं उनको आप एक ही बोल सकते हैं, और ये जेनेटिक डिसऑर्डर के एग्जांपल आपको पता होने चाहिए बिकॉज ये पूछता है आपसे। तो जैसे कि हमारा डाउन सिंड्रोम हो गया, ठीक है, टर्नर्स सिंड्रोम हो गया, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम हो गया, एक आपका होता है लेनेफर्स, ठीक है, लेनेफेल्टर सिंड्रोम आपका, ठीक है, और सिकल सेल डिजीज़ होती है। सिकल सेल अनीमिया को हमने कब तक एलिमिनेट करने का टारगेट रखा है, जल्दी से बताइए। आपका HIV एड्स हो गया, ठीक है, एड्स वायरस की वजह से होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो कि आपका ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस की वजह से होता है। एड्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 1 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। और ये कैसे ट्रांसमिट हो सकता है, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू ट्रांसमिट हो गया, या फिर सेक्शुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू भी आपका ये क्या मैं बोल दिया मैं, ठीक है, ये आपका सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ठीक है। और हेरिडेटरी किस तरह से हो सकती है, या अगर हम बात करें जेनेटिक किस तरह से हो सकती है, पहले तो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड है, तो एक्चुअल में सेक्शुअली ही ट्रांसमिट होती है, ठीक है। अगर कोई बेबी मान लेते हैं फीटर, मतलब जब बेबी का भी जन्म नहीं हुआ है, वो अभी वूम ऑफ मदर में ही है, तो वहीं पे ही अगर जैसे ये चीज़ ट्रांसफ़र हो जाती है HIV जो वायरस है, तो उसके थ्रू एड्स हो जाता है। बट वैसे ये उसको हम जेनेटिक में नहीं रखें तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। ये जो डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, लेफेल्टर सिंड्रोम है, सिकल सेल एनीमिया, ये आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स में आएंगे। सिकल सेल एनीमिया को हमने टारगेट रखा है 2047 तक एलिमिनेट करने का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच ईयर वॉज द IRDI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो सेटअप, कब सेटअप हुई थी, 1999, 2011, 1995 या फिर 2002। तो IRDI की अगर बात करें तो ये सेटअप हुआ था आपका 1999 में। अगर इसका जल्दी से बताइए कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका। फिर ये बताइए कि जो FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कब सेटअप हुआ। नाबार्ड कब सेटअप हुआ, ये वो हैं जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछता है। फिक्की कब स्टैब्लिश हुआ, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। RRB यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स कब सेटअप हुए। तो पहले तो इसका हेडक्वार्टर जान लो, इसका हेडक्वार्टर आपका हैदराबाद में, ठीक है। जो आपका पूरा इंश्योरेंस के संबंधित जो चीज़ें होती हैं वो आपकी IRDI देखती है। FCI की अगर बात करें तो ये आपका 1965 में कौन सा 5 ईयर प्लान के दौरान ये सेटअप हुआ था, बताइए ज़रा। नाबार्ड की अगर बात करें तो 12 जुलाई 1982 में शिव रमन कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना था ये, ठीक है, शिव रमन कमेटी। फिक्की की अगर बात करें तो ये 1927 में, ठीक है। और RRB की अगर बात करें तो 1975 में। तो इनमें तो सिर्फ एक ही हमारा ऑर्गेनाइजेशन है फिक्की जो कि प्री इंडिपेंडेंस है, बाकी सारे पोस्ट इंडिपेंडेंस है। अच्छा ये बताइए कि फर्स्ट RRB इंडिया में कौन सा है, ठीक है, कौन सा था पहला रीजनल रूरल बैंक। और क्या मैंने पूछा था, कौन सा 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान चल रहा था। इसी के टाइम पे आपका CACP कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस भी सेटअप हुआ था। फर्स्ट हमारा RRB है प्रथम बैंक, ठीक है, जो कि 2 अक्टूबर 1975 को सेटअप हुआ था, प्रथम ग्रामीण बैंक, ठीक है, प्रथम नाम में ये प्रथम यानी कि सबसे पहली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ये बारापानी, वुलर, भीमताल, लोकटक कल ही हम लोगों ने किया है। आंसर क्या होगा, ये होगा आपका वुलर झील जो कि है जम्मू एंड कश्मीर में। बारापानी ये हम लोगों ने कल नहीं देखा था, बताइए अगर आपको पता है कि कहाँ पे ये। भीमताल हम लोगों ने कल देखा था उत्तराखंड में है, लोकटक आपका मणिपुर में है, और लोकटक से आपको याद आना चाहिए क्या, लोकटक से याद आना चाहिए केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क, ठीक है, केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क। और ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वर्ल्ड में ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ये फेमस है आपकी संगाई डियर के लिए जो कि आपका स्टेट एनिमल है मणिपुर का। बारापानी की अगर बात करें जिसको हम उमियाम लेक के नाम से भी जानते हैं, उमियाम के नाम से, ये है आपका मेघालय में। मेघालय से क्या आना चाहिए, मेघालय से आपको याद आनी चाहिए 3 हिल्स के बारे में, गारो, खासी और जयंतिया। गारो ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये कौन से फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, वंगाला को। वंगाला को हम और किस नाम से जानते हैं। खासी की अगर हम बात करें तो नोंगक्रैम, ठीक है, नोंगक्रैम फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। और अगर हम जयंतिया की अगर बात करें, ठीक है, जो जयंतिया ट्राइब है वो सेलिब्रेट करती है आपकी बेहदीन खलाम, ठीक है, बेहदीन खलाम। और गारो जो वंगाला सेलिब्रेट करती है इसको हम बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स,
फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले बाकी जो हम लोगों ने देखे थे कल उनको रिवाइज करते हैं। लोकटक हो गया, लोकटक से एक याद आता है एल से आपका लोनार। ठीक है, पंगोंग सो एंड सो मोरीरी, ये किस तरह के लेख हैं ये भी आप बताइए। पंगोंग सो और सो मोरीरी। फिर वेम्बानद, ठीक है, वेम्बानद लेख आपको कहाँ देखने को मिलेगा? पुलिकट, कोल्लेरू, ठीक है, सांबर एंड चिलिका। बताइए, तो ये हम लोगों ने क्या देखा था कि लोनार आपका है महाराष्ट्र में, किस तरह का ये एक क्रेटर के थ्रू बना है आपका। पंगोंग सो और सो मोरीरी आपके सॉल्ट वाटर लेक हैं जो कि आपको लद्दाख में देखने को मिलेंगे। ये दोनों कैसे हैं? सॉल्ट वाटर लेक हैं। जिस भी लेक के में सो आपको नाम दिख जाए तो वो सॉल्ट वाटर लेक ही होगा आपका। वेम्बानद की अगर बात करें, इंडिया का लॉन्गेस्ट लेक है, केरल में हो, केरल में ये पंबा रिवर इस पर गिरती है, पंबा। और यहाँ पे नेहरू ट्रॉफी ऑर्गेनाइज की जाती है, याद रखिएगा। नेहरू ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? बताइए। नेहरू ट्रॉफी, तो ये है आपकी बोट रेसिंग होती है, यहाँ पे नौका दौड़ होती है, बोट रेसिंग, जो यहाँ पे ओणम फेस्टिवल होता है उसके टाइम पे केरल में होता है ना ओणम। पुलिकट की अगर बात करें तो ये हम लोगों ने कल देखा था कि आंध्र और तमिलनाडु के एकदम बॉर्डर पे है। ठीक है, और चिलिका के बाद इंडिया में सबसे बड़ा लेक है ब्रैकिश वाटर लेक है आपका। ठीक है, एरिया वाइज। कोलेरू है आपका आंध्र प्रदेश में ही, जो कि गोदावरी और कृष्णा के बीच में है। सांबर आपका राजस्थान, जो कि सबसे सलाइन वाटर है, सबसे अल्कलाइन वाटर सांबर लेक का ही है, जो कि राजस्थान में है। और चिलिका की अगर बात करें तो उड़ीसा में है। इट इज़ दी लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक बाई एरिया। टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन आर इंक्लूडेड इन विच मनी सप्लाई एग्रीगेट। डाकघर बचत संगठन के पास कुल जमा राशि जिसमें धन आपूर्ति समुच्चय शामिल है, M1, M2, M3, M4। तो ये डिफरेंट टाइप्स होते हैं हमारे मनी सप्लाई इन दी इकोनॉमी के। अब ये हम लोग क्योंकि पहली बार कर रहे हैं तो कायदे से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, बिकॉज इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज़ M0, व्हाट इज़ M1, व्हाट इज़ M2, व्हाट इज़ M3 एंड व्हाट इज़ M4। ठीक है, तो M0 की अगर बात करें, सारे हमारे टूल्स हैं मनी सप्लाई के, तो इसमें आता है एक तो मनी इन सर्कुलेशन। ठीक है, मनी इन सर्कुलेशन, जो मनी एकदम सर्कुलेट कर रही इकोनॉमी में वो। ठीक है, और अच्छा एक टर्म का नाम बताइए, उसको हम क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ हैंड्स जो मनी एक्सचेंज कर रही है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मनी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट्स विद RBI। ठीक है, बैंकर्स डिपॉजिट्स विद RBI प्लस जो अदर डिपॉजिट्स हैं विद RBI, अदर डिपॉजिट्स विद RBI। तो ये सारी चीज़ें आ गई हमारी किसमें? M0 में। और अभी M0 को क्या बोलते हैं वो भी ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज वो काफ़ी वो भी आपसे पूछता है, तो इसको M1 M2 कर लेते हैं। तो M1 की अगर बात करें, ये सिग्निफाई करता है आपका, बोल सकते हैं M0 जो है प्लस जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं बैंक में, डिमांड डिपॉजिट इन बैंक। अभी ये डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं उस पर भी अभी आएंगे। M2 क्या होता है? M2 होता है आपका, M1 हो गया ना, हाँ, M2 होता है M1 प्लस जो पोस्ट ऑफिस की जो सेविंग्स हैं वो आ जाएंगी। M3 की अगर बात करें, M3 की, तो इसमें आ जाता है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। ठीक है, टाइम डिपॉजिट, नोट में पूरा लिखेंगे नोट्स में। ठीक है, DD नहीं, पूरा डिमांड डिपॉजिट, और TD नहीं, टाइम डिपॉजिट। M4 की अगर बात करेंगे तो M4 में आती हैं M3 प्लस ऑल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, ऑल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। ठीक, अब मतलब समझो डिमांड डिपॉजिट और इसका मतलब क्या है। डिमांड डिपॉजिट है जो आपका सेविंग बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, जब भी आप ATM गए, फिर जब भी आप बैंक गए तो तुरंत आपने पैसा निकाल लिया ब्रांच से जाके। टाइम डिपॉजिट में क्या होता है, इसका एग्जांपल है फिक्स डिपॉजिट, FD हो गई आपकी। अगर आपको पैसा लेना है तो आपको फिर आप पे एक चार्ज पड़ेगा अगर आपने FD उस टाइम से कम में आपने अगर उसको तोड़वाया तो, नहीं तो वैसे FD का टाइम पीरियड होता है कि 2 साल 3 साल 4 साल में मैच्योर होगी आपकी FD। ये टाइम डिपॉजिट होते हैं जो बैंक तुरंत देने के लिए लायबल नहीं, मतलब दे देगा आपको लेकिन उसमें फिर चार्ज काटेगा वो। M0 को हम बोलते हैं हाई पावर्ड मनी। क्या बोलते हैं? हाई पावर्ड मनी। अब हाई पावर्ड मनी से मुझे याद आ रहा है कि व्हाट इज़ फिएट मनी। ठीक है, व्हाट इज़ वॉलेटाइल मनी, वॉलेटाइल मनी, एंड व्हाट इज़ प्लास्टिक मनी। ये डिफरेंट टाइप ऑफ मनी जो होते हैं आपके, जिस पे SSC क्वेश्चंस पूछ चुका है।
तो एम नॉट हो गया हाई पावर्ड मनी। M1 और M2 की अगर बात करें, इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं नैरो मनी, और M3 और M4 को कलेक्टिवली बोलते हैं ब्रॉड मनी। अब इसको सर याद कैसे रखना है, ठीक है, याद इसको ऐसे रखना है, एक सेकेंड, याद इसको ऐसे रखना है। देखिए, जितना आप नीचे जाएंगे, M1 से जितना नीचे जाएंगे उतनी लिक्विडिटी कम होती रहेगी। व्हाट इज़ लिक्विडिटी इन इकोनॉमिक टर्म? लिक्विडिटी का मतलब होता है पैसा, कैश जो होता है ना, कैश वो सबसे लिक्विड फॉर्म का मनी होता है, कैश, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं DD और TD में, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट में कौन ज़्यादा लिक्विड है, तो DD इज़ मोर लिक्विड, ठीक है, इज़ मोर लिक्विड दैन TD। इसका मतलब ये है कि डिमांड डिपॉजिट को हम तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट टाइम डिपॉजिट को उतना जल्दी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे गोल्ड को अगर हम बात करें तो क्या वो किस तरह का है, तो वो भी उतना ज़्यादा आपका लिक्विड नहीं है, क्योंकि उसको कैश में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा हमारा लिक्विड क्या चीज़ होती है? कैश होता है, ठीक है। तो लिक्विडिटी आप समझ गए। तो आप M1 से M4 में अगर जाएंगे तो आपको देखिए आपकी लिक्विडिटी कम होती जा रही है, तो उस चीज़ से आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या होगा कि टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन, टोटल डिपॉजिट बोल रहा है M4। अगर सिर्फ सेविंग डिपॉजिट बोलता तो M2 होता, ठीक है। M1 में क्या था? M1 में क्या था? M1 में था M0 प्लस जो डिमांड डिपॉजिट। M3 में क्या था? टाइम डिपॉजिट, ठीक है। M2 में क्या था? सिर्फ पोस्ट ऑफिस की सेविंग। फिएट मनी आप बोल सकते हैं, जो एक लीगल मनी है, जो करेंसी चल रही है, उसको हम बोलते हैं फिएट मनी, ठीक। वोलेटाइल मनी की अगर बात करें तो वो मनी होती है जो काफ़ी जल्दी देश से बाहर चली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी इन्वेस्टमेंट जो होती हैं इंडिया में, फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट होती हैं वो दो तरह की होती हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, या फिर इसी को हम बोल देते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, या FPI या फिर FII। FDI होता है जहाँ पे हमारी कोई दूसरी फॉरेन की कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करती है और थोड़ा सा कुछ एक्चुअल में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है, उसको FDI बोलते हैं, जिसको बहुत जल्दी भारत से खींच नहीं सकती है वापस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, वॉलमार्ट ने यहाँ पे यहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई वेयर हाउस बनाया। ऐसा तो है नहीं कि अगर उसको पता चला कि इंडिया की इकोनॉमी कुछ डूबने वाली, बैंक खराब, तो ऐसा तो है नहीं कि तुरंत वो पैकअप करेगा, वेयर हाउस सब खत्म करेगा और चला जाएगा, ठीक है। घाटा उसी का होगा अगर वो करेगा तो। FPI में क्या है, बस पैसा डाल रखा है यहाँ पे, ठीक है, और तुरंत जैसे इसको अगर खबर लगी कि अगर इंडिया में ऐसा इकोनॉमी होने वाला है डाउनटर्न, तो तुरंत अपना पैसा निकाल लेगा, तो उसको हम बोलते हैं वॉलेटाइल मनी। प्लास्टिक मनी होती है जो हमारी मनी क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के फॉर्म में होती है, उसको हम बोलते हैं प्लास्टिक मनी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 20th। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज़। तो जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो किससे डील करता है? रीजंस बिहाइंड द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल आउटपुट। तो दो टाइप की इकोनॉमिक्स होती हैं, एक माइक्रो होती है और एक मैक्रो। जो माइक्रो होती है वो एक डिमांड सप्लाई ऑफ एन इंडिविजुअल पे इंडिविजुअल से डील करती है छोटे लेवल पे। मैक्रो जो इकोनॉमिक्स है वो एक तरह से एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई या फिर एग्रीगेट टर्म्स में हमारी डील करती है। तो आंसर यहाँ पे होगा बोथ 1 and 2, दोनों ही आपके सही हैं। और यहाँ पे इस तरह से भी आप रिलेट कर सकते हैं, यहाँ पे हमें कोई ऐसा एक्सट्रीम कीवर्ड या फिर डेटा फैक्ट कुछ देखने को नहीं मिल रहा, और कोई चीज़ ऐसी नहीं देखने को मिल रही है जो मैक्रो से थोड़ा कहीं हट के हो। अगर कुछ ऐसा लिखता ये डील्स विद ओनली दिस ओनली दैट, सिर्फ इसी चीज़ से डील करती, बहुत छोटे लेवल पे डील करती, तो हम सोचते हैं कि हाँ माइक्रो हो सकता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो उससे भी आप रिलेट करके कर सकते हैं। 21 जैसे कि जो भी हम चीज़ें पढ़ते हैं ना, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी टूल हो गई, फिजिकल पॉलिसी टूल जो हम RBI का पढ़ते रहते हैं, वो सारा कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 21st क्वेश्चन। 281 एंड बियॉन्ड इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच वेटरन क्रिकेटर। 281 एंड बियॉन्ड किस दिग्गज क्रिकेटर की आत्मकथा है? लक्ष्मण, कपिल देव, सौरव गांगुली या फिर अजिंक्य रहाणे। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ और लिख रहा हूँ, जल्दी से बताइएगा ये किसकी आपकी ऑटोबायोग्राफी है। हाँ, कौन कौन सी आपसे ऑटोबायोग्राफी पूछी जाए? चलो, तो प्लेइंग इट माई वे, ठीक है, प्लेइंग इट माई वे, ये किसकी है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, यहाँ पे मैं सिर्फ क्रिकेटर्स की पूछ रहा हूँ, ठीक है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, नो स्पिन, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये किसकी है? सनी डेज किसकी है? सनी डेज। अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। ये क्रिकेटर्स की ही सिर्फ सारी मैंने लिखी यहाँ पे। तो सबसे पहली बात 281 एंड बियॉन्ड ये वेवियस लक्ष्मण की है। प्लेइंग इट माई वे
सचिन तेंदुलकर की है, अलॉन्ग विथ बोरिया मजूमदार। इन्होंने बोरिया मजूमदार इसके को ऑथर थे, बोरिया, ठीक है, बोरिया मजूमदार इस बुक के को ऑथर थे। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ अगर बात करें युवराज सिंह, ठीक है, और नो स्पिन अगर बात करें शेन वॉर्न, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये आपकी कपिल देव जी की, ठीक है, यहाँ पे अब लिख लीजिए कपिल देव जी की है। सनी डेज आपकी है सुनील गावस्कर जी की, ठीक है, सुनील गावस्कर। और अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, ये है सौरव गांगुली, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लेकिन चलो कुछ और, ये खाली पन्ना अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ पे मैं कुछ और लिख देता हूँ, क्रिकेटर्स नहीं किसी और की। एस अगेंस्ट ऑड्स जो अभी रिसेंट में पूछी गई एग्ज़ाम में, एस अगेंस्ट ऑड्स, अनब्रेकेबल और द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ। तो अगर हम बात करें एस अगेंस्ट ऑड्स, ये किसकी है? सानिया मिर्ज़ा। एक गाना आया था काफ़ी पहले सानिया मिर्ज़ा पे, किसी को याद है? अनब्रेकेबल की अगर बात करें तो ये है हमारी MC मैरी कॉम। और द रेस ऑफ माई लाइफ ये है हमारी किसने रेस लगाई थी? मिल्खा सिंह जी ने, ठीक है, मिल्खा सिंह। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज सिटीजनशिप एक्ट वॉज पास्ड इन इंडिया? भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1951, 1955, 1959 या फिर 1964? सिटीजनशिप क्या क्या याद आता है आपको? जल्दी से रिकॉल करिए। हमें याद आना चाहिए पार्ट नंबर 2 भाग नंबर 2। हमें याद आना चाहिए इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट, यानी कि एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो कि हमने यूके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। यूके से हमने और क्या क्या लिया है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी संसदीय प्रणाली, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, रूल ऑफ लॉ लिया है। यहाँ से हमने लिया है प्रेरोगेटिव रिट्स को, परमाधिकारी रिटें को। और यहीं से लिया हमने आर्टिकल 14 में जो हमारे 2 टर्म्स हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। उसमें जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है जो कि एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, वो हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम तो ली, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि सिटीजनशिप जो एक्ट है ये सिटीजनशिप के संबंध में है, और इसमें आपके जो आर्टिकल डील करते हैं, आर्टिकल नंबर 5 to 11 है, ठीक है। इसमें से कौन सा आर्टिकल कॉन्टेनेंस ऑफ राइट्स पे डील करता है? कॉन्टेनेंस ऑफ सिटीजनशिप से डील करता है, वो बताइए। इसके लिए हमारे सिटीजनशिप एक्ट को इनैक्ट किया गया पार्लियामेंट के द्वारा 1955 में, जिसमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट हुए। और उसमें से जो हमारा 2019 का अमेंडमेंट था वो काफ़ी फेमस था। लेकिन इस सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जो हमने इसके रिगार्डिंग जो चीज़ें पढ़ी हैं। तो इसमें हमने ये चीज़ पढ़ी है, फिर ये वैसे तो मैंने बैच में आपको करवाया था जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग फ्री होती है यूट्यूब पे, बट फिर भी यहाँ पे चलिए सीख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है कि किस तरह से कोई सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकता है और कैसे लूज़ कर सकता है, इसमें ये लिखा हुआ है। तो एक्वायर की अगर बात करें तो बाई बर्थ, अगर आपका जन्म होता है, बाई डिसेंसी यानी कि अगर आपके मम्मी पापा इंडिया से बिलोंग करते हैं, या फिर अगर नहीं है तो आप उस केस में रजिस्ट्रेशन से एक्वायर कर सकते हैं। एक तो बताया बाई बर्थ, अगर आपका जन्म हुआ है, बाई डिसेंसी अगर आपके माता पिता का यहाँ जन्म हुआ और वो बिलोंग करते हैं यहाँ से, और अगर नहीं है तो अगर आप बाई रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाई रजिस्ट्रेशन उन लोगों के लिए है जो इंडियन ओरिजिन के हैं, उनको बोलते हैं, वो रजिस्ट्रेशन से करवा सकते हैं। उसके लिए उनको 7 साल भारत में रहना पड़ेगा। और अगर इंडियन ओरिजिन के नहीं है, भारतीय मूल के नहीं है, बट फिर भी चाहते हैं कि नहीं इंडिया की सिटीजनशिप लेना, तो बाई नेचुरलाइजेशन ले सकते हैं। और नेचुरलाइजेशन के लिए 12 साल का प्रावधान है, 12 साल आपको रहना होगा। और इसी चीज़ को घटा के 6 साल कर दिया गया हमारा, जो अभी रिसेंट में अमेंडमेंट हुआ सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में, जो कि अमेंडमेंट नंबर 2019 में हुआ था। उस 12 ईयर्स को रिड्यूस करके 6 ईयर कर किया गया, सबके लिए नहीं, 3 कंट्रीज़ से आने वाले, ठीक है। 3 कंट्रीज़ कौन? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश। इन 3 कंट्रीज से आने वाले 6 कम्युनिटीज़ के लोग, ठीक है। 6 कम्युनिटी के लोग कौन है? हिंदू, मुस्लिम नहीं है, बस इसमें बस दिक्कत तो यही थी, हिंदू, सिख, जैन, पारसीज, बुद्धिस्ट एंड क्रिश्चियंस। ये सब 6 कम्युनिटीज़ के जो लोग आएंगे इन 3 देशों से, उनको लिए कुछ थोड़े से रिलैक्सेशन दे दिए गए हैं कि आपको 12 साल नहीं, आपको सिर्फ 6 साल रहना होगा, ठीक है। बट इसमें मुस्लिम से इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। और कोई अपनी सिटीजनशिप को लूज़ कैसे कर सकता है? लूज़ ऐसे कर सकता है कि अगर वो रिनंसिएट कर दे, यानी अपनी उसको सिटीजनशिप को त्याग दे, या फिर
अगर उसको सिटीजनशिप से वंचित किया भी जा सकता है। क्यों वंचित किया जा सकता है? अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई चीज़ कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता है, या फिर एनिमी कंट्री को वॉर के टाइम पे सपोर्ट कर रहा है, इस केस में भी वो हो सकता है। और कोई भी एक पर्टिकुलर या फिर किसी दूसरे कंट्री की अगर आप सिटीजनशिप ले लेते हैं तो आप इंडिया की आपकी सिटीजनशिप चली जाती है, ये प्रोविज़न है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। और कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट से डील करता है हमारा आर्टिकल नंबर 10। ये जो आर्टिकल नंबर 10 है वो डील करता है कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट से। कॉन्टिन्यूएंस ऑफ, सो ये राइट क्यों बार बार निकल रहा है, कॉन्टिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप से, कि किसकी सिटीजनशिप कंटिन्यू रहेगी। अब ये आर्टिकल को हम इसलिए डीप में नहीं पढ़ते हैं 5 से 11 बिकॉज ये इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, बिकॉज ये डील करते हैं जो इंडिपेंडेंट या फिर डील करते हैं 26 जनवरी 1950 से पहले जो सिटीजनशिप के प्रोविजंस थे उनसे। उसके बाद से हमारा डील करता है सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। डैश इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द यूके दैट पार्टीशन द ब्रिटिश इंडिया इनटू 2 न्यू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1947। यानी कि इनमें से किस एक्ट ने इंडिया का पार्टीशन किया था? रॉलेट एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या फिर पिट्स इंडिया एक्ट, किसने पार्टीशन किया था? ये आपसे पूछा गया है। बिल्कुल, मैंक ने सही ऐड किया है। जेएम केनिस को फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, बिल्कुल। साहिल डांग नोट्स के रिगार्डिंग मैंने क्लास की शुरुआत में बताया, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए, तो रॉलेट एक्ट क्या है? रॉलेट एक्ट कुछ और नहीं बल्कि ये है आपका एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरीज क्राइम्स एक्ट। एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरीज क्राइम्स एक्ट है ये आपका, ठीक है। अब इसको हम रॉलेट एक्ट इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसको बनाया था सर सिडनी रॉलेट ने, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक मिनिस्टर थे, उन्होंने इसको बनाया था, इसलिए उनके नाम पे पड़ गया रॉलेट एक्ट। अब इसमें ये था नो अपील, नो दलील, नो वकील, सीधा हम जेल में डालेंगे। या फिर जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया था 1915 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, उसका एक एक्सटेंशन था। यहाँ पे लिख देता हूँ, इट वॉज एन एक्सटेंशन ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1915, जो कि एक टेम्प्रेरी एक्ट था, उसको परमानेंट एक्ट से रिप्लेस करने की कोशिश करी गई थी। इसको बोला था ब्लैक एक्ट गांधी जी ने। किसने बोला था? ब्लैक एक्ट बोला था गांधी जी ने, और इसके अपोजिशन में रॉलेट सत्याग्रह चालू किया था। ये कब आया था एक्ट? 1919 में आया था, इसीलिए 1919 में ही रॉलेट आपका सत्याग्रह चालू किया था। फिर इसके रिगार्डिंग कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को, जहाँ पे एक तरह से रॉलेट एक्ट का विरोध किया लोगों ने, रॉलेट एक्ट इसको वापस लिया जाए, ठीक। इसमें मैंने को बता दिया था क्या, नो अपील, नो दलील, नो वकील, सीधे अगर आपको सस्पेंस भी है तो भी धर लिया जाएगा तुरंत। अब इसके तहत ये था, इसलिए विरोध हुआ था और काफ़ी लोग इसका विरोध कर रहे थे। 13 अप्रैल 1919 को भी विरोध हुआ सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जी की अरेस्ट पे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जी की अरेस्ट हो गई थी, ठीक है, डॉक्टर सत्यपाल जी की अरेस्ट हुई थी, जिसके अगेंस्ट में 13 अप्रैल 1919 को प्रोटेस्ट हुए और उस दिन बैसाखी का दिन भी था और इसीलिए जनरल डायर ने गोली चलाने के आदेश दिए। आपको ये पता है काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई और फिर यहाँ से क्या हुआ, नाइटहुड की उपाधि गांधी जी ने दी, नाइटहुड की उपाधि हमारी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी और कैसरे हिंद की उपाधि गांधी जी ने वापस कर दी। और उसके बाद फिर वहाँ से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है गांधी जी के द्वारा, जिसको खिलाफत के साथ वो मर्ज कर देते हैं। खिलाफत 1919 में स्टार्ट होता है, नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन 1920 में। जब कोई आंदोलन वाला क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर देखेंगे। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इसका सही आंसर होगा। पिट्स इंडिया एक्ट की अगर बात करें 1784 में आया था, 1784 में। और इसमें क्या किया था, इसने एक तरह से डुअल गवर्नमेंट हम बोल सकते हैं स्टार्ट करी थी। किस तरह से स्टार्ट करी थी? यहाँ पे एक पहले होता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता था जो कंपनी के कॉमर्शियल फंक्शंस को मैनेज करता था। जो भी कॉमर्शियल फंक्शंस होते थे उनको मैनेज करने का काम होता था। फिर 1784 का जो एक्ट था उसके तहत क्या हुआ, बोर्ड ऑफ गवर्नर करके, ठीक है, बोर्ड ऑफ गवर्नर करके एक और संस्था को क्रिएट कर दिया गया टू मैनेज द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स ऑफ द कंपनी, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। क्लियर है? तो 1784 का एक्ट आपका ये था। ऑप्शन यहाँ पे सेकंड सही आंसर होगा। और रॉलेट एक्ट के बारे में थोड़ी सी चीज़ें आप समझ चुके हैं। 24th एंड द सेकंड लास्ट या फिर लास्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं बिकॉज आखिरी आपका क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, एंड दैट इज विच ग्रासलैंड इज फाउंड इन अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? स्टेपीज, प्रेरीज, सवाना या फिर डाउन्स?
ना वाटर ग्रासलैंड, घास के मैदान होते हैं। घास के मैदान वो होते हैं जहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े पेड़ भी देखने को नहीं मिलते हैं और बहुत ही रेगिस्तान भी नहीं मिलता है, छोटी छोटी ग्रास आपको देखने को मिलती है। ग्रासलैंड को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक आपने अपना संयम बरकरार रखा है तो थोड़ा सा और बरकरार रखिए, बिकॉज मुझे पता है थोड़ा सा आज चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन कोई नहीं, अब धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें कम ही होंगी आपकी, ज़्यादा नहीं होंगी, कम ही होंगी। आपको बस ये एटीट्यूड से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ग्रासलैंड की अगर हम बात करें, ठीक है, मेरे लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कई बार क्लास लेना, बट फिर भी मैं ब्रेक नहीं करता हूँ कल तो, क्योंकि बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज इतने टाइम में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, कल ट्रेन में होऊंगा तो ट्रेन से तो मैं क्लास नहीं ले सकता हूँ। लेकिन आज भी काफ़ी थकावट के बाद, ठीक है, फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ। मैं चाहता तो सिंपल ऑफ को यहाँ मैसेज डाल सकता था, लेकिन मैंने नहीं डाला, मैं भी काफ़ी थका हुआ हूँ, बट फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ ना। तो आपको तो सिर्फ सुनना है, मुझे तो यहाँ पे बोलना भी है, लिखना भी है, दिमाग भी चलाना है, सारी चीज़ें करनी है, और आँख भी एकदम कॉन्टिन्यूसली एकदम रखनी है स्क्रीन पे। आप पे तो ये बाउंडेशन नहीं है ना, तो एटलीस्ट आप तो वो काम कर सकते हैं। नोट्स भी नहीं बनाने, नोट्स का भी मैंने बता दिया अभी तो ट्रॉपिकल की अगर बात करें, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड वो होते हैं जो हमें ट्रॉपिक्स में देखने को मिलते हैं। इक्वेटर है, ये हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो यहाँ जो ग्रासलैंड है उनको ट्रॉपिकल बोलेंगे, इसके ऊपर उसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के नीचे उनको टेम्परेट बोलेंगे। ट्रॉपिकल में अगर हम बात करें तो हमें 3 याद रखने हैं, दैट आर सवाना, ठीक है, हवाना और कैंपोस और लानोस। ये कहाँ पे है ग्रासलैंड पाए जाते हैं, किस कंट्री में, बिकॉज ग्रासलैंड डिफरेंट नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। टेम्परेट में अगर बात करें, जिनको शीतोष्ण घास के मैदान बोलते हैं, तो उसमें आते हैं स्टेपीज, उसमें आते हैं हमारे प्रेरीज, उसमें आते हैं हमारे डाउन्स, ठीक है, उसमें हमारे आते हैं पंपास, उसमें आते हैं हमारे फेल्ट, ठीक है, फेल्ट, इसको वेल्ट लिखा है बट फेल्ट प्रोनाउंस करते हैं, और एक हमारे पुश्ताज, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके कहाँ कहाँ पे क्या नाम है। तो सवाना की अगर बात करें, अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका। कंपोज, ब्राज़ील, याद कैसे रखेंगे, बी से ब्राज़ील, सी से कंपोज, बी सी, योर फेवरेट वर्ड। लानोस, वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला। स्टेपीज़, ये ट्रॉपिकल हो गए स्टेपीज़। और एक चीज़ याद रखना, सवाना को हम बिग गेम कंट्री के नाम से जानते हैं। बिग गेम कंट्री इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे पोचिंग बहुत होती है। पोचिंग समझते हैं, मतलब मारना, वाइल्ड एनिमल्स को, जिराफ को मार देना या फिर चीता को मार देना, तो वो होती है पोचिंग, जो हमारे सैल्मॉन भाई करने में काफ़ी महारत हासिल है उनको, तो उसको इसलिए हम बोलते हैं बिग गेम कंट्रीज़, बिकॉज यहाँ पे बहुत वो होती है पोचिंग, ठीक है। स्टेपीज़ की अगर बात करें, स्टेपीज़ हैं आपके एशिया के टेम्परेट ग्रासलैंड, जो कि आपको रशिया वगैरह में देखने को मिलेंगे, ठीक है, रशिया वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। प्रेरीज़ की अगर बात करें, यूएसए में, ठीक है, यूएसए के टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। डाउन्स अगर बात करें, ऑस्ट्रेलिया के हैं। पैम्पास की अगर बात करें, अर्जेंटीना के हैं, अर्जेंटीना। फेल्ट की अगर बात करें, साउथ अफ्रीका से है। और मैंने एक, पता नहीं, साउथ अफ्रीका जब मैंने बोला ना, तो मुझे याद आ रहा, मैंने तुमसे पूछा था समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से लिए, तो ऑस्ट्रेलिया से लिए। ऑस्ट्रेलिया से हमने लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल लिया है, प्रीएम्बल यूएसए से लिया है, लेकिन लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और ऑस्ट्रेलिया से ही हमने क्या लिया है, जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट लिया है। साउथ अफ्रीका से क्या लिया है, साउथ अफ्रीका से हमने लिया है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट होता है उसको। और पुश्तास की अगर बात करें, ये हंगरी, ठीक है, जो हंगरी की होती हैं। एक चीज़, जो पंपास है, यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्रास देखने को मिलती है, अल्फ़ा ग्रास, ठीक है, जो कि काफ़ी एक न्यूट्रिशियस ग्रास होती है। प्रेरीज को हम जानते हैं वीट ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज इन ग्रासलैंड में वीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो याद रखना, इनको हम जानते हैं वीट ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आंसर वुड भी यहाँ पे अर्जेंटीना। कौन सा होगा आपका, पंपास है ही नहीं इसमें, तो ये फाउंड इन अर्जेंटीना, इसमें तो आंसर है ही नहीं पंपास, ठीक है। तो फिफ्थ करो आपका पंपास, और पंपास आपका आंसर होगा, ठीक है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के, सवाना अफ्रीका, प्रेरीज यूएसए, स्टेपीज आपका एशिया के टेम्परेट ग्रासलैंड्स को बोलते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन फॉर यू, इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज फेमसली नोन एज द पैरट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत का तोता के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए, अब समझ सकते हैं आज आपको थोड़ी सी मेरी एनर्जी डाउन लगी होगी, लेकिन मैंने आपको क्लास की शुरुआत में इस चीज़ को नहीं बोला कि भाई आज काफ़ी मैं थका हुआ हूँ, ठीक है, और तो आप पहले ही डाउन हो जाता है। लेकिन क्या मैंने आपको डाउन फील होने दिया, नहीं, मैंने चाहे भले जैसे वो मैंने एनर्जी मेंटेन करी। क्यों, क्योंकि सारे दिन आपके एक जैसे नहीं होंगे,
किसी दिन आप भी मेरी टोन में बहुत ऐसे हाई देखते होंगे, ठीक है, किसी दिन थोड़ा सा लो रहता होगा, तो ये रहेगा। लेकिन इसको लेके अगर आप अपने मूड स्विंग्स को अपना हावी होने देंगे अपने टारगेट्स पे, तो फिर अपने टारगेट्स को कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपके में भी कभी डिमोटिवेशन होता होगा, या फिर कभी आपको फ़ोन आ गया कि घर में लड़ाई हो गई, या फिर किसी ने दोस्त ने आपको कुछ बोल दिया, तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चलती रहेंगी। दीज आर लाइक, ठीक है, दीज आर वॉट दीज मीन्स दीज इमोशंस और जो टिट बिट्स होती हैं डेली लाइफ की, दीज आर लाइक पासिंग क्लाउड्स। हर चीज़ गुजर जाएगी, ठीक है, आर लाइक पासिंग क्लाउड्स। यकीन मानिए, बड़ी सी बड़ी चीज़ जो टिक नहीं पाती है, तो छोटी छोटी चीज़ें की लड़ाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ये तो आप, मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, आप रिकॉल करिए जब आपको लगा था कि बहुत दुखी हो गया आप कोई चीज़ सुन के कि लड़ाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया। अब उस कितने मायने हैं उसके, आपके कुछ नहीं है उसके मायने लाइफ में। या फिर कोई चीज़ अच्छी हो गई, उसमें भी सेम चीज़ है, अगर अच्छी हो गई तो भाई आज बड़ा अच्छा लग रहा है, आज नहीं पढ़ेंगे। वैसे तो इतना होता नहीं है, यूजुअली डाउन फेज़ में होता है, और यूजुअली हमारे लाइफ में डाउन फेजेस ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो डाउन फेजेस में अगर आप खुद को मेंटेन कर लेंगे तो दैट वुड बी वेरी बेटर। अगर आप वो जो डाउन वाले मूवमेंट होते हैं उसमें भी अगर आप पढ़ लिए, या फिर उसमें भी, जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं काफ़ी ज़्यादा थकावट है, ठीक है, बिकॉज बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी हो गई आज, तो फिर भी मैंने क्लास ले लिया। वो चीज़ जो मुझे सुकून देगी ना, या फिर जब मैं रात में सोऊंगा ना, तो वो अलग ही रिलीफ देगा मुझे, और मैं फिर और एक्स्ट्रा पुश करूँगा। अभी देखना, मैं तो मेरे टेलीग्राम पे भी क्वेश्चन पोस्ट करूँगा जब सोऊंगा, तो मैं कुछ PDF देख दाख के सोता हूँ कि क्या कुछ और क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, और मतलब इन थोड़ा सा ऐसा अच्छा लगता है। तो कल मैंने 2 क्वेश्चन डाले थे रात में, है ना, आज भी मैं क्वेश्चन डालूंगा जब सोता हूँ, तो मैं एक बार थोड़ा सा PDF देख लेता हूँ, ठीक है। भाई कौन है मैसेज करने वाला मुझे, तो मैसेज तो कोई करने वाला है नहीं मुझे, तो PDF ही देख के सो जाते हैं। और आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी जिन लोगों को नोट्स चाहिए मुझे पता है, ठीक है। नोट्स एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं भाई, जिसको नोट्स लेने परमार अकेडमी ऐप पे आपको दिख जाएगा। बाकी अगर किसी को कुछ दिक्कत हो, मैं नंबर देता हूँ, वो मेरा नंबर नहीं है, ठीक है। लव यू सभी को जो लोग भेज रहे हैं, ठीक है, बस आप ही लोग हैं अब, ठीक है, और कौन नहीं है। एक नंबर दे रहा हूँ, अगर किसी को दिक्कत होती है तो, ये नंबर मेरा नहीं है और इस पर कॉल नहीं लगेगी, लेकिन अगर मतलब नंबर फॉर लास्ट रिसॉर्ट समझिए, कि अगर आप फिर भी बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत है आपको, तो इस नंबर पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत है तभी, ठीक है, छोटी छोटी बातों को लेके मैसेज मत करिएगा, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया, अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए, परमार अकेडमी ऐप पे मैंने सब्सक्रिप्शन ओपन कर दिया है, तो आप सब्सक्रिप्शन 1 मंथ का है, 3 मंथ का है, 4 मंथ का, अपने अकॉर्डिंगली चुन सकते हैं। जो GK बैच में उनको करने की ज़रूरत नहीं है, अंदर ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप खुद से बना सकते हैं, इस पर लाइक कर सकते हैं, बिल्कुल ये उन लोगों के लिए जो एक तरह से वर्किंग है, जिन लोगों को चाहिए कि नहीं हमें नोट्स बने बनाए मिल जाए और सारी चीज़ें एकदम वेल ऑर्गेनाइज मैनर में मिल जाए, उनके लिए हैं, ठीक है। अब अगर ये मैं खुद से लिख पाता, खुद से अगर मुझे इतना टाइम मिलता, तो मैं इसको कभी पेड ना रखता, ठीक है। अब मुझे भी लोगों को पे करना है ताकि वो चीज़ नोट्स रेगुलर रहें, इसलिए मुझे पे करना, और इसलिए बस वो सब्सक्रिप्शन फ़ीस है। ये लेक्चर, ये PPT, ठीक है, ये कभी आपके पेड नहीं होंगे, ठीक है। कब से मिलेंगे नोट्स सर? आज से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, करेंगे, हाँ। तो बस आप ही लोगों से उम्मीद है कि आप लोग सब सिलेक्शन लेंगे, तो उसके बाद आप लोग ही मैसेज करेंगे, ठीक है, बस, और तो कोई है नहीं। गुड नाइट सभी को, बाय बाय। बाकी अब कभी समझ लो कि अब जल्दी सोना भी है, कल सुबह जल्दी काफ़ी ट्रेन है, ट्रेन से जाना है, कल सारे काम करवाने हैं, फिर वापस लौटना है, और फिर से आपकी परसों से क्लास रेगुलर करनी है ना। अब आपको होता है कि संडे को ब्रेक, ये वो ब्रेक, अब पता नहीं पिछला ब्रेक कब लिया था, याद ही नहीं है, ठीक है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ब्रेक लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रेक लेना इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी लाइफ में ऐसा टाइम आ जाता है जहाँ पे आपको पुश करना पड़ता है टू योर एक्सट्रीम्स, और वहीं से आपको पता चलता है कि आपके एक्सट्रीम्स हैं क्या एक्चुअल में, ठीक है। वैसे तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा ना कि आप कितना पुश कर सकते हैं खुद को, ऐसे मोमेंट्स ही आपको पता, एक तरह से आपके पोटेंशियल को आपसे उजागर करते हैं, आपके अंदर कितना पोटेंशियल आपको नहीं रियलाइज़ होता जब तक लाइफ आपको पुश नहीं करती है, ठीक है। चलिए, हार्ड मोमेंट्स नहीं देती है। खैर, कल का क्लास नहीं होगी, मिलते हैं 12 अगस्त को, ठीक है। चलिए, थैंक यू।